जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, संस्कृत से अगर आपको डर लग रहा था तो आज इस वीडियो में ये डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सीटेट एग्जाम की एक ऐसी वीडियो आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं जो सुपर फास्ट और क्विक रिवीजन और आपके ऊपर प्रेशर जितना भी है इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा। हम इस वीडियो में कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सीटेट कैसे अलग है संस्कृत के मामले में, और हर बहन हर भाई को ये भी बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में ट्रेंड होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो इस जमीन से आसमान तक की वीडियो में सब कुछ खत्म होगा। लास्ट में हम कुछ ऐसे 100 से 120 150 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका एग्जाम हंसते हंसते निकल जाएगा। चलिए, पहले बहुत कंसंट्रेशन के साथ जहां से क्वेश्चंस छोटे छोटे बनते हैं, कैसे बनते हैं आइए उनको देख लेते हैं। संस्कृत भाषा का ज्ञान लेना है तो संस्कृत की पहली सीढ़ी को जानिए। संस्कृत भाषा शुद्ध और परिष्कृत भाषा है, तो क्वेश्चंस यहां पर बन सकता है कि परिष्कृत भाषा किसे कहा जाता है। संस्कृत को परिष्कृत भाषा इसलिए कहा जाता है बेटा कि वो शुद्ध भाषा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की ऐसी मिलावट नहीं है जिसमें अन्य भाषाओं का तालमेल होता है उसे मिलावट कहा जाता है। जैसे शब्दों में अगर उदाहरण में लिया जाए, संकर शब्दों में भाषाओं का मेल होता है। तो परिष्कृत भाषा किसे कहा जाता है? संस्कृत भाषा को कहा जाता है। रीजन क्या है, फैक्ट क्या है? शुद्ध भाषा है। संस्कृत ही समस्त भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा को देववाणी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चंस में आ जाए, जननी किसे कहा जाता है समस्त भाषाओं की? तो संस्कृत। दूसरा, देववाणी किसे कहा जाता है? तो संस्कृत। ऐसा माना जाता है कि जो देवों के मुख से निकली है उसे ही देववाणी, उसे ही संस्कृत का नाम दिया गया। अगर आपके दिमाग में आता होगा कि संस्कृत के जनक कौन है बेटा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजों को समझिए जो अभी तक आपको नहीं मिला होगा। संस्कृत को सीटेट में क्रैक करने के लिए हिंदी से जोड़ के पढ़िएगा, तभी आप संस्कृत में पूरे नंबर प्राप्त कर पाएंगे या कर पाएंगी। संस्कृत भाषा की बात करी जाए तो जनक के रूप में आप एक चित्र देख रहे हैं, महर्षि पाणिनि का चित्र है। महर्षि पाणिनि को संस्कृत का जनक कहा जाता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, पाणिनि अपनी योग विद्या के लिए बहुत विख्यात हुए। पाणिनि की अगर मैं बात करूं तो पाणिनि ने एक ग्रंथ भी रचा था, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महर्षि पाणिनि को संस्कृत का जनक कहा जाता है। अगर हम पाणिनि की बात करें तो पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणकर्ता हुए। संस्कृत का तमाम ऐसा ज्ञान, पूरे ब्रह्मांडित का ज्ञान जो है पाणिनि अपनी पॉकेट में लेकर चलते थे, ऐसे कहा जाए। एक बड़ा विद्वान जिसको महर्षि पाणिनि के नाम से देश में विख्यात किया गया। पाणिनि की अगर बात हुई है तो दोस्तों, एक फैक्ट एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, अष्टाध्यायी पुस्तक को किसने लिखा? इन्होंने व्याकरण से संबंधित, किन्होंने? महर्षि पाणिनि ने व्याकरण से संबंधित कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से प्रचलित पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में एग्जाम में यह बनता है, हमेशा बनता रहेगा और 100% बनेगा। क्वेश्चन में यह बनेगा कि संस्कृत की जो पहली पुस्तक है, प्रथम पुस्तक है, वो क्या है? संस्कृत की पहली जो पुस्तक है दोस्तों, वो अष्टाध्यायी है, रिटन बाय महर्षि पाणिनि। यानी किसने लिखा है? महर्षि पाणिनि ने लिखा है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हम आपको यहां पर करवा देंगे जो एग्जाम में आप ये नहीं कह पाओगे कि हां कि सर ये कैसे और ये क्यों आ गया। देखिएगा, अगर भाषा की बात कर लें दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट आपको थोड़ा सा हिंदी से जोड़ के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत में जो भाषा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट रूप से पूछी ही जाती है। लिखित और मौखिक से 100% क्वेश्चन आएगा। तो कौन बच्चा तैयार है क्वेश्चन करने के लिए? क्वेश्चन बीच में ले रहे हैं, कौन बच्चा तैयार है? आइए चलिए देखिए, पहले जान लेते हैं भाषा क्या है। भाषा वह साधन है अथवा माध्यम है बेटा जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों एवं विचारों को समझ सकते हैं। भाषा वह साधन है अथवा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों एवं विचारों को समझ सकते हैं, तो उसे भाषा कहा जाता है। अब भाषा में आप बोल के कह सकते हो या लिखित के माध्यम यानी पत्र के द्वारा आप दे सकते हो। भाषा के बेटा अगर क्वेश्चन में आ जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं।
कहीं कहीं पर भाषा के 3 प्रकार भी माने जाते हैं। जो तीसरा प्रकार है वो है सांकेतिक भाषा, जो सिंबल के रूप में दिया जाता है, लेकिन आपको 2 ही मानने हैं, एक लिखित और एक मौखिक। क्लियर है? लिखित और मौखिक। कौन बच्चा लिखित वाले क्वेश्चंस को यानी एक संस्कृत का क्वेश्चन करने के लिए तैयार है? आइए वो भी करेंगे। सबसे पहले लिखित भाषा की बात कर लें। लिखित भाषा क्या है कि जिसके माध्यम से लिखकर भाव प्रकट किया जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसे लिखित भाषा कहते हैं बेटा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखित भाषा के लिए क्या अनिवार्य है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 4 हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं आगे इसी वीडियो में, जो संस्कृत का जो आपका डर है वो पूरी तरीके से मैं मिटा दूंगा। लिखित भाषा के लिए क्या अनिवार्य है? लिखित भाषा के लिए लिपि का ज्ञान अनिवार्य है। अंकों का ज्ञान, वारा खड़ी का ज्ञान और व्याकरण का ज्ञान नहीं, बल्कि लिपि का ज्ञान बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भाषा को लिखना है तो लिपि का होना परम आवश्यक है। लिपि अगर नहीं है तो उसका मतलब क्या है मेरे लाल? मौखिक भाषा की अगर मैं बात करूं तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब आपस में बात कर रहे होते हैं, समीप रहते हैं तथा अपने भाव या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर? मौखिक भाषा का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में बात करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, अपने जो है अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं, उजागर करते हैं, तो वो मौखिक भाषा है। अगर हम पूरी तरीके से बात करें, संस्कृत की बात करी जा रही है यहां पर, तो एक उसकी लिपि भी होगी, क्योंकि संस्कृत क्या है? संस्कृत एक भाषा है जिसमें लिखित भाषा, मौखिक भाषाएं आती हैं। संस्कृत में अगर देखा जाए तो उसकी एक लिपि होगी। संस्कृत भाषा की एक लिपि है जिसका नाम है देवनागरी। देवनागरी है, और यह बात आपको याद रखनी है। जिस तरीके से आप हिंदी की बात करते हो ऐसे ही आप संस्कृत की बात करते हो, और हिंदी कहां से? संस्कृत के पैमाने से है। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन ए है गुरुमुखी, ऑप्शन बी है खरोष्टी, ऑप्शन सी है रोमन एंड ऑप्शन डी है देवनागरी। ये इतनी यूनिक वीडियो दोस्तों हम बना देंगे कि आप ये कहोगे कि हाँ, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। संस्कृत भाषा की जो लिपि है बेटा वो है देवनागरी लिपि। क्यों है? क्योंकि अभी ऑलरेडी हमने इस वीडियो में चित्रात्मक तरीके से बताया है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक यानी वेद की भाषा है। पुस्तक का मतलब वेद, और वेद आप जानते हो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और बताइए अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद वाद का वेद है। संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक की भाषा है, वेदों की भाषा है, इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा, तो क्वेश्चन में आ जाए कि विश्व की प्रथम भाषा मानने की युक्ति किस भाषा को जाती है, तो संस्कृत भाषा को जाती है। ठीक है बेटा? तो किसी जो है प्रकार की संभावना, संशय की संभावना नहीं है, यानी संस्कृत भाषा को विश्व की प्रथम भाषा माना जाता है। संस्कृत को एक और क्वेश्चंस बहुत ही टारगेट किया जाता है कि संस्कृत को देव भाषा के रूप में, हमने आपको बताया पहले इस वीडियो में, हमने वहां देव भाषा नहीं, हमने वहां देववाणी बताया, क्योंकि देवों के द्वारा जो उच्चारित ध्वनि है उसको संस्कृत में तब्दील किया गया। संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहा जाता है, इसलिए इसे सभी भाषाओं की आदि जननी माना जाता है। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, किस भाषा को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है? अब हिंदी की आदि जननी कहा जाए या सभी भाषाओं की आदि जननी कहा जाए तो आंसर बदलेगा नहीं। गुरुमुखी, खरोष्टी, संस्कृत और देवनागरी में इस बार फिर से जाएगा किसके साथ? सी के साथ जाएगा। अब यहां देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे तो देवनागरी कोई भाषा नहीं है, हमसे भाषा पूछा गया, ये दोस्तों लिपि है। क्लियर है? चलिए, संस्कृत भाषा के कितने कौशल होते हैं ये एग्जाम में 100% आता है, 100% आता है, और यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा तो सीटेट का मतलब ही क्या है मेरे लाल? संस्कृत भाषा के कितने कौशल होते हैं, तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा संस्कृत भाषा के 4 प्रमुख कौशल होते हैं। हिंदी में भी आपको बताया था, लेकिन यहां पर कुछ अलग है, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन अभी करेंगे ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत करेगा। अब ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो आप थोड़ा सा 90% बच्चे गलत करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आप करिएगा, पहले क्वेश्चन करके देखिएगा कि संस्कृत भाषायाः शिक्षणाय कौशलानाम स्वभावा विक्रमः विद्यते। संस्कृत भाषा के शिक्षण में, शिक्षण कौशल में
जो क्रम है वो क्या होना चाहिए, बताइए। अब पहले अगर ये पता होगा, ये अगर आप तभी कर पाओगे जब ये पता होगा कि कितने कौशल होते हैं और उनका क्या क्रम होता है। तो हमें देखिएगा, हमें क्रम यहां पर लगाना था। अब हमें क्रम लगाना है तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कितने कौशल होते हैं। तो 4 प्रमुख कौशल होते हैं जो इस प्रकार है। श्रवण कौशल जिसको सुनना कहा जाता है, पठन कौशल जिसको पढ़ना कहा जाता है, वाचन कौशल जिसको बोलना कहा जाता है, लेखन कौशल जिसको लिखना कहा जाता है। कोई बोलेगा तो सुनना पड़ेगा, जब आप पढ़ोगे तो पढ़ना पड़ेगा, जब आप बोलोगे तो बोलना पड़ेगा, आवाज आएगी, और जब आप लिखोगे तो कुछ लिखाई यानी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल यहां पर ये आप 4 प्रमुख कौशल याद रखिएगा, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। अब बात आती है इनका क्रम क्या होता है और इसकी ट्रिक क्या है याद करने की। तो आप अगर नहीं जानते हो तो ये बहुत अच्छा है, यानी अगर कोई पुरानी ट्रिक से अगर आप भूल रहे हो तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप LSRW को जानते हो, लेकिन आप 90% 99% बच्चे जानते ही जानते हैं, आप सब ब्रिलियंट बच्चे हो, लेकिन यहां पर आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा कौशल विकास का क्रम जो है वो कुछ इस प्रकार चलता है। ये ट्रिक है LSRW। L का मतलब होता है लिसन, और S का मतलब होता है स्पीकिंग, R का मतलब होता है रीडिंग, एंड W का मतलब होता है राइटिंग। 4 प्रकार के कौशल होते हैं। सामान्य रूप से सर्वमान्य भाषा कौशल विकास का जो क्रम है वो सुनना, सबसे पहले सुनना होता है, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। हमेशा याद रखो कि पहले रहेगा सुनना और बाद में रहेगा लिखना। अगर इतना भी याद है तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी करेंगे। मैं फिर से कहूंगा दोस्तों कि 4 कौशल होते हैं, उसमें LSRW का मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग। या अगर आप देखिएगा सुबोपोली, सुबोपोली भी आप याद रख सकते हो। सुबोपोली एक हिंदी की ट्रिक है, या इंग्लिश में LSRW आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले सुना जाता है, बाद में बोला जाता है, उसके बाद में पढ़ा जाता है, उसके बाद में लिखा जाता है। तो ये है आपके 4 कौशल के क्रम हैं, क्रम को याद रखना है। सुनना पढ़ना 2 हैं आपके ग्राह्य कौशल। ग्राह्य कौशल वे होते हैं जो सीखने से संबंधित होते हैं। सुनना पढ़ना ये ग्राह्य कौशल, ग्रहण किए जाते हैं। और बोलना लिखना ये क्या होते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्ति करने वाले। क्वेश्चन में लिख लीजिएगा यहां पर पॉइंट को, अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्ति कौशल। अभिव्यक्ति कौशल किसे कहते, कितने होते हैं, 2। एक होता है बोलना और एक होता है लिखना। ग्राह्य कौशल होते हैं 2, एक होता है सुनना, एक होता है पढ़ना। अब यहां पर क्रम से क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए, संस्कृत भाषायाः शिक्षणाय कौशला नाम स्वभावा विक्रमः विद्यते। बताइए दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आंसर क्या होगा। श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। दूसरा भाषणम, श्रवणम, पठनम, लेखनम। तीसरा पठनम, लेखनम, श्रवणम, भाषणम। और चौथा लेखनम, भाषणम, श्रवणम, पठनम। आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुनना, बोलना। भाषण को क्या कहते हैं, बोलना। पढ़ना, लिखना। सुना जाता है पहले और लिखा जाता है बाद में। अब आप कहोगे कि सर ये भाषणम कैसे आ गया। अरे भाई, भाषण को ही तो कहा जाता है क्या, भाषण को ही क्या कहा जाता है भैया, श्रवण कहा जाता है या पढ़ना कहा जाता है, बोलना कहा जाता है यार। वाचन की बात कर सकते हैं जिसको हम आप सभी जानते हो। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मतलब है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आंसर हमारा ए बैठ जाएगा। अगले फैक्ट पर आएंगे। 4 कौशल बताए थे, 4 को एक एक लाइन में जान लो। पहला है श्रवण कौशल, 4 बताए थे दोस्तों, 4 को जान लो। पहला है श्रवण कौशल मतलब सुनना। श्रवण कौशल प्रथम कौशल है, ये पॉइंट नंबर नोट किया जाए 1। क्वेश्चन में आ सकता है कि भाषा का, संस्कृत भाषा का पहला कौशल कौन सा है, तो श्रवण कौशल है पहला, जिसका संबंध कान से होता है। यह अच्छी तरह से विषय को सुनने के पश्चात ही उसका अनुकरण होता है, यानी उसके बाद ही बच्चा समझ पाता है चीजों को। वाचन कौशल क्या होता है, वाचन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। अर्थात वाचन एक जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें श्रवण दृश्य का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध होता है। वाचन का मतलब क्या होता है, वाचन का मतलब होता है बोलना। आप ध्यान दीजिएगा, बोलना होता है। अब बोलने के 2 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन में आ जाए कि संस्कृत में वाचन कौशल के कितने प्रकार होते हैं बेटा, तो एक होता है मौन वाचन और दूसरा होता है सस्वर वाचन। यानी 2 प्रकार होते हैं, एक मौन वाचन, दूसरा होता है सस्वर वाचन होता है। क्लियर है बेटा। चलिए, मौन वाचन क्या होता है, ये सुपर फास्ट क्विक रिवीजन वीडियो, इसमें कोई ढिलाई नहीं, क्योंकि ढिलाई ही आपको गर्त में डाल देगी।
मौन वाचन बेटा होता है लिखित भाषा का ध्वनि रहित वाचन, मौन वाचन होता है। मतलब अगर आप ध्वनि के साथ पढ़ रहे हो तो मौन वाचन नहीं है। अगर आप शांति ढंग से चीजों को पढ़ रहे हो, शांति प्रिय ढंग से पढ़ रहे हो तो वो मौन वाचन है। तथा इसमें जो अर्थ ग्रहण और भाव की अनुभूति होती है, आप शांति से बैठकर पढ़ रहे हो, आपकी आवाज कतई निकल नहीं रही है, वो मौन वाचन है। दूसरा है कि वाचन कौशल। वाचन कौशल की बात करें तो सस्वर वाचन, वाचन सस्वर वाचन की बात करें तो यहां पर देखिएगा वाचन कौशल में दूसरा क्या है कि भैया लिखित भाषा के ध्यानात्मक पाठ को सस्वर वाचन कहा जाता है। इसमें लिपि प्रतीकों को वाणी प्रदान कर अर्थ ग्रहण किया जाता है। मतलब सस्वर वाचन का मतलब होता है स्वर के साथ पढ़ना, जैसे ईश वंदना, लोकपाठ, समा यानी लोकपाठ जो है दूसरों को सुनाना, सस्वर वाचन होते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। पठन कौशल की बात करेंगे तो यह तीसरा कौशल है। किसी लिखित या मुद्रित, कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति अगर पढ़ रहा है, किसी लिखित या मुद्रित पाठ्य वस्तु या चित्र को देखकर उसके भाव आशय को समझना पठन कहलाता है। यानी कभी भी कोई चीज अगर आप किताब लेकर बैठ जाओ, पढ़ने लगो, तो यह क्या है, संस्कृत भाषा का पठन कौशल है। क्लियर है। चौथा और देख लीजिएगा, फिर चलते हैं फैक्ट पर। लेखन कौशल क्या है? सर्वप्रथम छात्र को बोलना एवं पढ़ना सिखाया जाता है, उसके बाद उसे लिखना सिखाया जाता है। मतलब लास्ट होती है सीढ़ी। लेखन कौशल में देखा जाए तो इसके दो पक्ष होते हैं, एक मौखिक अभिव्यक्ति और एक होती लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है जो आप बोलकर अपनी बात कहते हो, और लिखित अभिव्यक्ति का मतलब होता है जब आप किसी पत्र के द्वारा, किसी चिट्ठी के द्वारा अपनी बात कहते हो। लिखकर देते हो तो वो लिखित अभिव्यक्ति, बोलकर कहते हो तो वो मौखिक अभिव्यक्ति। क्लियर है दोस्तों। यहां पर अगर हम फैक्ट की तरफ चलते हैं तो संस्कृत का एक पॉइंट और छूट रहा है कि हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा ही है, ये सब जानते हैं। लेकिन आपको यह बात नहीं पता होगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर हम प्रतिदिन अगर शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो हम उसमें 75% संस्कृत बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत सी चीजें हमें यह नहीं पता होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो हिंदी शब्द हैं या संस्कृत के हैं। तो बहुत सी चीजें हम संस्कृत भाषा के अपनी दिनचर्या में प्रयोग करते हैं। यह बात आप जान लीजिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है और ये अच्छी बात है। संस्कृत शिक्षण विधियां जान लीजिएगा। पाठशाला विधि, पाठशाला विधि क्या है? यह बेहतरीन पॉइंट है। अगर इनको छोड़ रहे हो तो मतलब क्या है कि संस्कृत की रीढ़ को छोड़ रहे हो। संस्कृत में क्या क्या क्वेश्चन फैक्ट बनते हैं वो यहां से देखने को मिलेंगे। संस्कृत शिक्षण विधियों में सबसे पहली विधि है पाठशाला विधि। अब आगमन निगमन के वक्त चले गए। आगमन निगमन आपने खूब पढ़ा होगा, हिंदी में भी पढ़ा, मनोविज्ञान में भी पढ़ा, लेकिन संस्कृत में पढ़िएगा। पाठशाला विधि क्या है बेटा कि इसे परंपरागत विधि कहा जाता है। पंडित प्रणाली या व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली भी इसे कहा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है ज्ञान को हृदयंगम करना, यानी हृदय से जुड़ने वाली चीजें पाठशाला विधि के अंतर्गत आती हैं। हृदयंगम, क्लियर है। तो पंडित प्रणाली या व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली किसे कहा जाता है? परंपरागत विधि को कहा जाता है। या परंपरागत विधि किसे कहा जाता है? पाठशाला विधि को कहा जाता है। सो पास है पाठशाला विधि, पास है परंपरागत विधि, पास है पंडित प्रणाली विधि। इतना तो याद रख लो, ये तो बहुत आसान है, हमने आपको ट्रिक बता दी। आइए, इस विधि में दोस्तों, इस विधि में क्या होता है? इस विधि में श्रवण, मनन और निध्यासन के द्वारा जो आप ध्यान करते हो, ध्यान लगाते हो, उन पर कंठस्थीकरण पर जोर दिया जाता है। यानी कंठस्थीकरण की बात आए तो पाठशाला विधि बेहतर होगी। ठीक है ना, याद रखिएगा। श्रवण और मनन के द्वारा जो कंठस्थीकरण पर अगर जोर दिया जाए तो वह विधि कौन सी है मेरे लाल? पाठशाला विधि है। आइए, पाठशाला विधि की बात करें तो इस विधि की कमियां यही हैं कि यह शिक्षक आधारित विधि है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें छात्र पर ध्यान कम दिया जाता है और स्मरण व रटाने पर जोर ज्यादा दिया जाता है। यह बहुत अच्छी विधि है। यानी अगर विधि की बात करें, बहुत अच्छी विधि का मतलब है एग्जाम के लिए। और हम लोग भी पढ़े हैं ना, यानी आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, तो हम लोग भी इसी विधि पर आधारित पढ़ते रहे हैं। आजकल जो एनसीएफ आ रहे हैं, एनईपी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा। तो जो हमारे पिताजी के जो समय की बात करें तो वो लोग बहुत आजकल की एनईपी कह रही है कि मार भी नहीं सकते बच्चे को, लेकिन हम लोग तो मार भी खाए। याद करो अपना समय, है ना। तो ये शिक्षक आधारित विधि है। इसमें शिक्षक जो चाहेगा वही करेगा। शिक्षक के हिसाब से ही सारी चीजें शिक्षण पद्धति में आएंगी। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, भाषण विधि दूसरी है, भाषण विधि।
इस विधि के माध्यम से विषय वस्तु के कठिन शब्दों को स्पष्ट किया जाता है। और यह भी मैं बता दूं कि यह भी शिक्षक जो है केंद्रित विधि होती है। यह कार्य शिक्षक करता है। इसमें कथा कथन का प्रयोग भी किया जाता है। मैं फिर से कहूंगा, भाषण विधि का मतलब होता है कि अगर कोई लेक्चर दे रहा है, क्लासरूम में 40 बच्चे बैठे हैं और आपके स्टेज पर खड़ा हुआ एक टीचर बोर्ड के सामने पढ़ा रहा है और भाषण दे रहा है, बच्चे अगर शांति से सुन रहे हैं तो मतलब यह है कि एक टीचर केंद्रित जो है, शिक्षक केंद्रित है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जा रही है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। तीसरी है व्याख्या विधि। इस विधि के माध्यम से शिक्षक छात्रों की संख्याओं का समाधान करता है अपनी व्याख्या के द्वारा। यह बात भी आपको याद रखना है। इसमें भी बच्चा सक्रिय नहीं रहता है, निष्क्रिय रूप में रहता है। यह भी शिक्षक केंद्रित विधि है। तीनों विधि शिक्षक केंद्रित है। व्याकरण विधि, व्याकरण को भाषा का प्राण तत्व कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आ भी चुका है, प्राण तत्व किसका अंग है? तो प्राण तत्व जो है व्याकरण को माना जाता है, व्याकरण विधि को माना जाता है। व्याकरण को जो है भाषा का प्राण तत्व कहा जाता है। यह विधि छात्रों के लेखन और उच्चारण में शुद्धता पर जोर देती है, याद रखिएगा। ठीक है, संस्कृत शिक्षण विधियों में प्रश्नोत्तर विधि की बात अगर कर लें बेटा, प्रश्नोत्तर विधि क्या है आपको मैं बताता हूं। प्रश्नोत्तर विधि की बात करें तो यह प्राचीन विधि है और शिक्षक संकेत देता है और छात्र उसे समझकर उसका उत्तर देता है। बहुत सुंदर प्रश्न है, यहां से बनेगा कि सबसे प्राचीन विधि को कौन किसे माना जाता है? तो प्रश्नोत्तर विधि को माना जाता है। इसका उत्तर जो है कौन देता है? छात्र समझकर देता है। यह चिंतन, तर्क और निरीक्षण शक्ति का विकास करती है, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त ट्रेंड करेगा यहां से क्वेश्चन। 3-4 और पॉइंट समझिएगा, फिर हम क्वेश्चंस पर चलेंगे। धड़ाधड़ क्वेश्चंस करेंगे। आप सब तैयार हो? एक बार हाथ उठाइएगा। संस्कृत व्याकरण ग्रामर का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? पहले तो आपके 3-4 हम डाउट क्लियर करे दे रहे हैं। संस्कृत व्याकरण ग्रामर का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ को संस्कृत व्याकरण का सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है, जिसके रचयिता महर्षि पाणिनि है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा जो आपका डाउट है, एक क्वेश्चन आता होगा कि संस्कृत भाषा का आविष्कार कब हुआ था? तो संस्कृत साहित्य के इतिहास के अनुसार 3500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का समय वैदिक संस्कृत काल कहा जाता था। तो इस पॉइंट के लिए हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट माना, हमने इसको रखा। तो वैदिक संस्कृत काल भी एग्जाम में आ चुका है। तो वैदिक संस्कृत काल आपको याद रखना है 3500 से 500, क्योंकि उल्टा चलता है, ज्यादा से कम की तरफ चलता है, मूव करता है। एक पॉइंट और आता है आपके दिमाग में कि किस वेद को भारतीय संस्कृत का जनक कहा जाता है? तो ऋग्वेद को सबसे पुराना, यानी ऋग्वेद सबसे पुराना ज्ञात जो है वैदिक संस्कृत किताब है। वैदिक संस्कृत किताब का मतलब वेद है, इसलिए इसे भारतीय संस्कृत का जनक माना जाता है। तो किस वेद को भारतीय संस्कृत का जनक माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। आइए हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फटाफट हम क्वेश्चंस पर देखते हैं, नजर डालते हैं कि बेटा क्वेश्चन क्या होंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे। थोड़ा सा आपको यहां पर समय देना पड़ेगा। बहुत सुंदर, क्या बात है, चलिए बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। अगर चीजों को जल्दबाजी में लेना है तो चीजें आपकी गलत होंगी, ये 100% मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर है बेटा? हाँ, निम्नलिखितेषु किम काव्य पाठनस्य उद्देश्यम न भवति। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका उद्देश्य नहीं होता है? किस तरीके से नहीं होता है? क्या कह रहा है? कहां पर ऑप्शंस फिट बैठ रहा है? ये आपको देखना पड़ेगा। चलो भाई बताओ। अरे भाई, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि काव्य को पढ़ने का उद्देश्य व्याकरण शिक्षण के साथ संबंधित नहीं है, यानी काव्य को पढ़ने के लिए कौन सा उद्देश्य जो है वो नहीं होना चाहिए। काव्य समीक्षा एवं मनोरंजनम, व्याकरण शिक्षणम शब्द निर्माणम, सामाजिक सांस्कृतिक पक्षाणाम ज्ञानम और काव्य समीक्षा त्वानाम ज्ञानम। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को करने के लिए हिंदी का यूज आपको करना है। यह सबसे जबरदस्त ट्रिक है कि भाई काव्य को पढ़ने के लिए कौन सा उद्देश्य यहां पर सटीक नहीं बैठता है। आंसर बेटा क्या हो जाएगा? दूसरा इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिएगा, काव्य को पढ़ने के लिए मनोरंजन, क्योंकि आप जब काव्य को पढ़ते हो तो लयबद्ध तरीके से पढ़ते हो, तो उसमें एक तो मनोरंजन और ध्यान आकर्षित करते हो। काव्य को जब आप पढ़ते हो तो सामाजिक सांस्कृतिक, ध्यान दीजिएगा, काव्य में जो निहित होता है वो क्या है? वो रस भी होता है निहित, छंद भी होता है निहित, अलंकार भी होता है निहित, है ना? ये सब मनोरंजन के पार्ट हैं।
काव्य में सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों का ज्ञान भी होता है, ठीक है ना, इससे ज्ञान होता है, क्या होता है, ज्ञान होता है। और काव्य की अगर मैं बात करूं तो यह काव्य समीक्षा एवं मनोरंजन को प्राप्त कराता है। तो ये सब होते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2। यानी काव्य को पढ़ने का उद्देश्य व्याकरण शिक्षण, हम तो आप जानते हो ना, निगेटिव शब्द नहीं लेने, व्याकरण शिक्षण कह रहा है पहले से ही कि व्याकरण शिक्षण तथा शब्द निर्माण ले लो, तो ये नहीं होना चाहिए। अगला, निम्नलिखितेषु का सामग्री प्रमाणिका नास्ति। अब हम क्वेश्चन को कठिन लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अभी वीडियो सरल चल रही थी तो क्वेश्चन कठिन क्यों, क्योंकि हम ऐसे ऐसे कठिन कॉन्सेप्ट आपको करा देंगे जो आज यहां पर अगर आप गलत कर रहे हो लेकिन एग्जाम में ना गलत करो। कि निम्नलिखितेषु का सामग्री प्रमाणिका नास्ति। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं क्या कह रहा है। चलिए बताइए। हाँ, ये कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक लेखक की पाठ्य पुस्तक सामग्री में कौन सी प्रमाणिक नहीं मानी गई है। यानी यहां पर आपसे कह रहा निम्नलिखित में कौन सी सामग्री प्रमाणिक नहीं मानी गई है, यह आपको बताना है। अब जैसे देखा जाए समाचार पत्र से, यानी समाचार पत्र क्या मानी गई है, क्या बताइए, क्या मानी गई है क्या। आगंतुक वासगृह, जिसको होटल आहार सूची कहा गया। पत्रिकायाम विज्ञापनम, जो पत्रिकाओं में दिए गए विज्ञापन है। पाठ्य पुस्तक, जो पाठ्य पुस्तक है, ठीक है ना, तो पाठ्य पुस्तक जो लेखक की पाठ्य पुस्तक है इसको ही नहीं माना गया, बाद बाकी सब कुछ है। पाठ्य पुस्तक हमेशा एक निगेटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको जोड़ा ही जाता है। एक क्वेश्चन और कठिन देखिए, भाषा कक्षा, या हम 4 से 5 से 6 क्वेश्चन लगभग कठिन मिलेंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भाषा कक्षायाम साहित्यस्य अतिरिक्तः उद्देश्यम किमस्ति। क्वेश्चन साहब कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि भाषा कक्षा में साहित्य के अलावा, भाषा कक्षा में साहित्य के अलावा कौन सा एक उद्देश्य होना चाहिए, कौन सा उद्देश्य होना चाहिए। शब्दकोशस्य व्याकरणस्य च वृद्धिः, शब्दानाम वाचनस्य योग्यता विकासः, प्रक्रिया रूपेण उच्च स्वरः पठनस्य प्रोत्साहनम, और ज्ञानस्य रचनात्मक। अब देखिए ज्ञानस्य लिखा है, ज्ञानस्य ज्ञान, और यहां पर रचनात्मक चीजें तथा समीक्षात्मक जो चिंतन है, तो ये क्या है, तो कह रहा है कि क्वेश्चन जो बड़ा हो, पॉजिटिव हो, हिंदी से मिला जुला हो। भाषा कक्षा में साहित्य के अलावा ज्ञान, रचनात्मक और समीक्षात्मक चिंतन का विकास करना भी शिक्षण के अंतर्गत आता है। आप समझ गए चीजों को, समझिएगा, पॉजिटिव लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखितेषु का प्राचीन सांस्कृतिक यानी क्लासिकल जो भाषा है वो नास्ति। कौन सी प्राचीन सांस्कृतिक भाषा के अंतर्गत आता है, सबसे प्राचीन भाषाओं के अंतर्गत कौन आता है, यह आपको जानना चाहिए, और कौन नहीं आता है यह भी जानना चाहिए। तो यहां पर लिखा है नास्ति, कौन प्राचीन सांस्कृतिक जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसके अंतर्गत नहीं है, यह बहुत से बच्चों को नहीं पता है। मैं आपको बताता हूं, प्राचीनतम में हिंदी को नहीं माना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2020 की एनईपी से क्वेश्चन आया है, देखिएगा ध्यान से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रतिपादयति यत्, यानी जो एनईपी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यहां से क्वेश्चन क्या बन रहा है ये आपको बताना है, आपको जवाब देना है। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है प्रतिपादित करती है, क्या प्रतिपादित करती है, सर्वासाम भाषाणाम कृते विषय शिक्षणाय च मातृभाषा अनिवार्यः अस्ति। एक तो ये, यानी सभी भाषाओं के विषय सीखने के लिए आवश्यक है। सभी भाषाओं में अगर विषय सीखने की बात करें तो ये शिक्षा नीति कहती है। आधारभूत स्तरात विद्यालयी शिक्षणार्थम, आंग्ल भाषा माध्यम, अंग्रेजी भाषा को माना गया। त्रिभाषा सूत्र अंतर्गत 3 भाषाओं के सूत्र पर, और यहां भी 3 भाषाओं की बात करी गई है। दोस्तों आंसर तो पहला जाएगा, बड़ा पॉजिटिव, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रतिपादित करती है कि मातृभाषा सभी, क्योंकि क्वेश्चन कहां से है, कह रहा मातृभाषा, मातृभाषा सभी भाषाओं के विषय सीखने के लिए आवश्यक है। समझ रहे ना, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। लेखनस्य उत्पादनम पद्धति संदर्भे निम्नलिखितेषु किम कथनम सत्यम अस्ति। कह रहा दोस्तों
यहां पर साफ साफ कह रहा है कि लेखन की उत्पादन पद्धति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। लेखन की उत्पादन की पद्धति के संदर्भ में कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है। एक बारम अभ्यास रूपे लेखनम, बताइए क्या होगा। प्रक्रिया रूपे लेखनम, प्रथमावस्थायाः द्वितीयावस्थाम प्रतिगमने रूपे लेखनम, लेखने हस्तलेख विषयः। बताइए लेखन की उत्पादन पद्धति के संबंध में एक बार अभ्यास के रूप में लिखना, यह कथन सत्य है, बाद बाकी सभी गलत हैं। यह क्वेश्चन टफ लेवल के क्वेश्चंस में है, यह आपको याद रखना। एक बारम उत्पादन पद्धति से क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको अलग लग रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, सूक्ष्म शिक्षणे शिक्षयते। बताइए जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। सूक्ष्म शिक्षणे का मतलब समझते हो ना, बताइए जवाब दीजिएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इसका मतलब होता है माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब होता है माइक्रो टीचिंग होता है। तो इसका मतलब क्या है, सूक्ष्म शिक्षण हमेशा कौशल के विकास के लिए कार्य करता है, भाव के बोध को नहीं, पदार्थ के बोध को नहीं, विभिन्न विधि प्रयोग नहीं, कौशल के विकास के लिए हमेशा माइक्रो टीचिंग वर्क करता है। यह दिमाग में आपको लाना है। क्लियर है। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दोस्तों, बहुत सुंदर, क्या बात है। कैसे हो आप सभी, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों कैसे हो। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि नाटक शिक्षणस्य सर्वोत्तम विधि अस्ति। नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, आपको बतानी है। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। देखिएगा दोस्तों, आपको एक यहां पर व्याख्या विधि है, समवाय विधि है, अगर देखा जाए कक्षा अभिनय विधि है, अगर देखा जाए रंगमंचा अभिनय विधि है। बताइए, स्वागत है। यह क्वेश्चन कर लिया तो मजा आ जाएगा, यह क्वेश्चन अगर कर लिया तो मजा आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को, हाँ इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन लेवल में आंका जाता है। दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो समवाय विधि हो जाएगी। अब आप कहोगे कि सर रंगमंच क्यों नहीं हो सकता, समवाय विधि क्यों आपने मारी। बेटा इसलिए समवाय विधि क्योंकि यह कम खर्चीली और बहुत ही सटीक विधि है। समवाय विधि जिसमें एक बालक को अपने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यावसायिक सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करके शिक्षा दी जाती है, वो नाटक के शिक्षण के लिए बेहतरीन समवाय विधि मानी जाती है। आंसर हमारा भी जाएगा। संस्कृत में निगमन विधि के प्रतिपादक कौन माने गए हैं। निगमन विधि के प्रतिपादक एक अलग मैटर है। जब क्वेश्चन में अरस्तु नहीं है तो आपको याद रखना है कि आप हिंदी में पढ़ते रहे हो, मनोविज्ञान में पढ़ते रहे हो, लेकिन यहां पर आप अलग पढ़ रहे हो। संस्कृत में जब पूछा जाए तो आपको एक ही चीज याद रखनी है कि संस्कृत में आप पतंजलि को मारेंगे क्या, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 मारेंगे। एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है, आगमन विधि और निगमन विधि ये दो आपस में विपरीत विधियां हैं। आगमन विधि चलती है हमेशा वैज्ञानिक तर्क पर और निगमन विधि चलती है हमेशा शिक्षक केंद्रित रटंत्र प्रणाली पर। एक रूल टू एग्जाम्पल जिसको निगमन कहा जाता है, एक एग्जाम्पल टू रूल जिसको आगमन कहा जाता है। दोनों के जनक अरस्तु हैं, लेकिन यहां पर जो आंसर है वो 4। आगमन विधि के सोपान कितने होते हैं यह भी आपको जान लेना है। आगमन विधि के सोपान होते हैं 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 3 होते हैं, आपको कमेंट करना है। चलिए बताइए। हाँ जी, आगमन विधि के जो सोपान होते हैं वो होते हैं 4 होते हैं। आंसर हमारा 20 चला जाएगा। अब हम कुछ मॉक टेस्ट करने वाले हैं, क्या आप सभी तैयार हो। अब मॉक टेस्ट कुछ ऐसे, हम बेहतरीन स्लाइड में स्लाइड का कलर चेंज करते हैं और वो क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट में आने वाली आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। पहला रहेगा दोस्तों 25 का रहेगा, 25 क्वेश्चन का एक पेपर रहेगा, मॉडल पेपर। दूसरा भी ऐसा ही रहेगा, 20 क्वेश्चन का रहेगा, 30 क्वेश्चन का रहेगा। तो लगभग हम 4 मॉक टेस्ट करने वाले हैं और इन 4 मॉक टेस्ट को जो बच्चा लगा लेगा तो मैं कहता हूं कि उसको कोई सीटेट परीक्षा में हराने वाला नहीं मिलेगा। तो आने वाले 4 मॉक टेस्ट आपको देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से सीटेट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सब तैयार हो तो आइए इस वीडियो को शुरू करेंगे। भाषा अधिगमने बहुभाषिकतम भवति। अब देखिए बहुत आसान है, कभी भी संस्कृत की लय में चीजों को मत पढ़िए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परम स्वयं क्या मारना है, बाधा, भारा या पद्धति। क्वेश्चन साफ साफ ये हिंदी में लिखा है कि भाषा अधिगम में बहुभाषिकता है, यानी बहुभाषिकता जो है ये क्या अहम रोल पैदा करती है।
तो आपको पता है कि बहुभाषिकता अगर क्लासरूम में है तो वो क्या बाधा उत्पन्न कर सकती है। क्या एक से ज्यादा भाषाओं का अगर प्रयोग हो रहा है, हर बच्चे की एक अपनी बोली होती है, क्या वो भार है? क्या पद्धति या परम स्वयं हो सकता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। बहुत सी किताबों में बाधा दिया गया है जो बिल्कुल नजरअंदाज कर देना है, अच्छी अच्छी किताबों में दिया गया है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आपको कैसे, क्योंकि आपने सीडीपी में भी पढ़ा होगा कि जो क्लासरूम में बहुभाषिकता होती है वो हमारे अधिगम में एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, हमारे अधिगम में उपयोगी होती है, यानी संसाधन के रूप में ही बहुभाषिकता कार्य करती है। ठीक है, कितना आसान था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देखते ही खन हमारे दिमाग में आता होगा कि बहुत क्वेश्चन ये कठिन है, इसको कितना आसान बना देते हैं हिंदी में, आपको पता ही नहीं चलेगा। पढ़िए क्वेश्चन और आंसर को लगाने की कोशिश कीजिएगा। नाटक शिक्षण सयदम महत्वम अस्ति। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि क्लासरूम में नाटक शिक्षण का क्या महत्व है। 4 ऑप्शन है। सबसे सटीक आंसर हमारी पेडागोजी मांगती है, संस्कृत मांगती है या फिर कोई भी विषय है। हमारा अगर ऑप्शन में देखा जाए कि चारों में से कि भाई नाटक शिक्षण का महत्व क्या है क्लासरूम में, कि अभिनय। अब देखिए हर क्वेश्चन के ऑप्शन को तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो बहुत आसान है। अभिनय, वस्तु, मूर्ति, संगीत और कला नाम आदि विकासा, यानी जो हमारा नाटक शिक्षण है वो क्या अभिनय को, क्या वस्तु को, क्या मूर्ति को, क्या संगीत का, क्या कला का विकास करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि अभिनय और नाटक तो इसी से संबंधित है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक और नैतिक विकास होता है, बिल्कुल होता है। घटनाओं का सरलता से आगमन होता है, घटनाओं को सहजता से हम ले पाते हैं। तो इससे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? यानी सर्वे अपी का मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है ना। तो ये है नाटक शिक्षण जो है हमारे क्लासरूम में महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन गलत होंगे, मुझे पता है, लेकिन इससे क्या है, इससे अपने आप को कमतर मत समझो, क्योंकि कहीं ना कहीं सब्जेक्ट बच्चे के होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से ही आते हैं। और ये उम्मीद करता हूं कि पहला प्रैक्टिस सेट आपका होगा जो बहुत आसान बना देगा अंत तक। व्याकरणगत कार्याणि। अब आपको पता होना चाहिए कि व्याकरणगत कार्याणि जो है कैसा होना चाहिए। अब सिंपल सी बात आपको पता होना चाहिए कि जब हम सीडीपी पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, तो बच्चे के संदर्भ, बच्चे के एक एनवायरनमेंट के अनुसार, बच्चे के संदर्भ के अनुसार ही चीजों को यहां पर हम कन्वर्ट करते हैं। तो संदर्भानुसार की बात होगी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए के साथ ही जाएगा, ए फॉर अजमेर जाएगा, क्योंकि ऐसे ही बच्चा सीखेगा। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। थोड़ा सा अगर आपको लगेगा कि कठिन है तो कोई बात नहीं, सरल कर देते हैं। क्वेश्चन को केवल प्रैक्टिस के तौर पर देखो, ये ना देखो कि स्कोर क्या हो रहा है। चौथा नंबर देखिए, कह रहा है शिक्षकः अस्मिन् नाटक शिक्षण विदेहो। यहां पर साफ साफ ये है कि भाई यहां पर ये कह रहा है कि एक पॉइंट आ रहा है वाचिकम अभिनयम करोति, यानी नाटक से संबंधित ये क्वेश्चन है। साफ साफ कह रहा है कि कौन सी नाटक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक नाटक वाचिक अभिनय का प्रयोग करता है। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें एक शिक्षक नाटक वाचिक अभिनय का प्रयोग करता है? सिंपल सी बात बताओ आप। तो आपको यह पता होगा कि जब भी कोई शिक्षक क्लासरूम में या शिक्षिका क्लासरूम में पढ़ा रहा या पढ़ा रही होती है, तो जब नाटक वाचिक अभिनय के द्वारा वो बताएगा तो वो बोलकर बताएगा, कार्य करके बताएगा। तो वो उसकी जो विधि कहलाती है ना बोलकर बताने की और कार्य क्रिया को करने की, तो वो कहलाती है बेटा आदर्श नाट्य विधो। ध्यान दीजिएगा, आदर्श जरूर लगाना है। आदर्श नाट्य विधो के अनुसार ही बच्चे को वह पढ़ाता है और बोलकर पढ़ाता है, बोलकर बताता है और नियमानुसार पढ़ाता है। ठीक है, चलिए अनुवाद शिक्षण से किम प्रयोजनम। बहुत आसान है, अनुवाद क्यों सिखाते हैं, क्या उसका प्रयोजन है बताइए। मूल भाषा अनुदित भाषयोः ज्ञानम भवति, छात्राणाम व्याकरण ज्ञानम पुष्टः भवति, शब्दकोशस्य वृद्धि भवति या सर्वमपि। अगर देखा जाए कि अनुवाद शिक्षण का महत्व क्या है, तो हम कहेंगे कि भाषा जो है, मूल भाषा का ज्ञान, बिल्कुल सही बात है। छात्राणाम व्याकरण ज्ञानम पुष्टः भवति, छात्रों को व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों। शब्दकोश से, शब्द, बच्चे का एक शब्दकोश जो है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, शब्दकोश को कहा जाता है क्रॉसवर्ड। शब्दकोश की वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है, इसलिए सर्वमपि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली हो जाने वाला है। बहुत सुंदर। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विधि रे परम नामम किम। बहुत आसान है। अब ये कह रहा है, आसान तो इतना नहीं है, हमारे लिए आसान हो सकता है लेकिन बच्चों के लिए आसान नहीं है। कैसे बच्चे इसको पढ़ेंगे? इसको आपको याद कर लेना या फिर इसको आपको नोट कर लेना है। कह रहा है प्रत्यक्ष विधि का दूसरा नाम क्या है। प्रत्यक्ष विधि आपको पता है ना,
प्रत्यक्ष विधि का आपको दूसरा नाम बताना है, ये आपको यहां पर लॉक करना है। जैसे प्रत्यक्ष विधि का जो दूसरा नाम होता है वो नोट कर लो, निर्वाध विधि। निर्वाध विधि क्या होती है? निर्वाध विधि का मतलब होता है कि जब कोई भी एक भाषा आप घर में बोल रहे होते हो तो दूसरी भाषा का प्रयोग ना करें, उसे कहा जाता है निर्वाध विधि। जैसे इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ रहे हो या हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो तो हिंदी मीडियम में हिंदी मीडियम का प्रयोग हो रहा है, इंग्लिश मीडियम में नेसेसरी है कि नहीं इंग्लिश। आपने बहुत से इंटरव्यू देखे होंगे कि नहीं इंग्लिश तो जरूरी है, तो इंग्लिश का महत्व तो है कि इसमें केवल इंग्लिश का प्रयोग होगा। निर्वाध विधि का नाम ही प्रत्यक्ष विधि है या प्रत्यक्ष विधि का नाम ही निर्वाध विधि है। 7 नंबर देखिए, शुद्ध उच्चारणेन सह समुचित क्रमेण उच्चारितः समुचित शब्दः भाषणम कथ्यते। बहुत आसान प्रश्न हो सकता है अगर इसको थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। 7 नंबर का आंसर क्या होगा? कह रहा है कि ठीक क्रम से उच्चारण, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध उच्चारण के लिए अगर आप क्या करोगे, ठीक क्रम से उच्चारण, सब समुचित शब्दों के द्वारा भाषण करते हो। जैसे आप एक क्लासरूम में शिक्षक है या शिक्षिका है, अगर आप शुद्ध उच्चारण के लिए ठीक क्रम से उच्चारण करते हो, समुचित शब्दों के द्वारा भाषण करते हो, लेकिन शब्दों का क्रम होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, भाषणम कथ्यते। सिंपल सी बात है कि अगर चीजों को आप समुचित शब्दों को और क्रम से यहां पर लयबद्ध तरीके से कर रहे हो तो वो तो एक भाषण प्रक्रिया हो जाएगी। वो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्यों हो जाएगा? जब कोई क्लासरूम में कोई बच्चे को पढ़ाया जा रहा होता है तो एक शिक्षक बोलता है और भाषण देता है, तो भाषण में क्या होता है महत्वपूर्ण? भाषण में उसकी बोली होती है महत्वपूर्ण, जो व्यवस्थित क्रम में वो बोलता है, ठीक है ना? क्योंकि भाषण एक लयबद्ध तरीके से बोला जाता है, लयबद्ध का मतलब है क्रम से बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी रूपांतरण में हम आपको बहुत आसान बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? भाषा अधिगम पक्षे भाषायाः प्रयोगो महत्वपूर्णो अस्ति, सिद्धान्तयोः भाषा शिक्षणम अधिगमस्य केन विधिना। अब कह रहा है, सिंपल सी बात आप समझिएगा कि कौन सी विधि है जिसमें भाषा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, यानी कौन सी ऐसी विधि है जिसमें भाषा का प्रयोग महत्वपूर्ण है? बताइए। व्याकरण अनुवाद विधिना, प्रत्यक्ष विधिना, संवाद विधिना, संपूर्ण भौतिक प्रतिक्रिया यानी टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स विधिना। आपसे कह रहा है कि कौन सी ऐसी जो है विधि है जिसमें भाषा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है? तो आपको पता है ना, संवाद विधि। संवाद विधि क्यों? क्योंकि संवाद विधि का मतलब है कि ए आप हैं और बी हम हैं, हमारे और आपके बीच में क्या हो रहा है? एक वार्तालाप हो रही है, एक संवाद हो रहा है। संवाद कैसे होगा? वाद के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से। संवाद विधि में एक बहुत जरूरी बात आपको याद रखनी है कि वो बोलकर ही होगी, और उसी से पता चलता है कि भाषा का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है। 9 नंबर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इतना आसान प्रश्न अगर मैं हिंदी आपको बता दूंगा तो बहुत जल्दी से आप कर सकते हो। देखिए इसमें एक चीज और याद रखना है कि संस्कृत में ना छोटा सा लिखा होता है उसका मतलब होता है कौन सा नहीं है। ये आपको जैसे सीडीपी में आप लगाते हो, ईवीएस में लगाते हो कि कौन सा ऑप्शन नहीं है ना। भाषा शिक्षण अधिगम संदर्भे निम्नलिखितेषु किम सामग्री न मन्यते। क्वेश्चन कह रहा है साफ साफ कि जो है क्या कह रहा है कि भाषा शिक्षण अधिगम में जो आप भाषा शिक्षण कर रहे हो, आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, आप पढ़ा रही हैं, इनमें क्या ऐसा सामग्री नहीं है जो आप भाषा शिक्षण के अधिगम में प्रयोग नहीं करते हैं? बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है? पाठ्य पुस्तकम, समाचार पत्रम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अध्यापकस्य भाषा। अब इसमें सारे ऑप्शन आपको लग रहे होंगे कि सही है, लेकिन आपको सामग्री की बात की जा रही, तो सामग्री ये है, सामग्री ये है, सामग्री ये है। अध्यापकस्य भाषा जो है किसी टीचर, मेल और फीमेल टीचर की भाषा कोई सामग्री तो है नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी फॉर दिल्ली हो जाने वाला है दोस्त। क्यों? क्योंकि अध्यापकस्य भाषा एक सामग्री नहीं है। सामग्री तो पढ़ने के लिए पुस्तक है, पत्रम है, समाचार पत्रम है और सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन क्या चला जाएगा? 9 का डी। नेक्स्ट, भाषायाः संदर्भे कथम कथनम सत्यमस्ति। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सिंपल सा है, भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है बताइएगा, जवाब दीजिएगा। देखिए
यहां पर कह रहा है ऐसा व्यवस्थानः व्यवस्था अस्ति। अब यहां पर कह रहा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा जो है वो एक व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ऐसा व्यवस्थिता अस्ति, केवल सिंपल सी व्यवस्थित की बात करी गई। ये नियम से संबंध, यहां पर नियम से संबंधित है, ये विचारों से संबंधित है। तो आपको पता है ना, आपको ये मैं बता देता हूं कि जो भाषा है ना, भाषा में सर्वश्रेष्ठ कथन आपको लगाना होता है, चुनाव करना होता है। यह क्या है? यह एक व्यवस्थाओं की व्यवस्था है मेरे लाल। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ जाएं, या फिर पहली बार अगर अच्छी लग रही है, मैं बहुत कोशिश करता हूं चीज़ों को बहुत डीप में जाने की, और ये उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चे कभी परेशान ना हो, कभी उनके अंदर एक तिनका का भर का भी डाउट ना बचे। इसलिए बहुत मेहनत लगती है। अब जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को टाइप करेंगे तो यार टाइप करने में कितनी समस्याएं होती हैं। हिंदी को टाइप करना आसान होता है, आप अगर टाइप करके बताइए कितना दिक्कत होता होगा। कोशिश करता हूं मैं कि कुछ नया चीजें आपके समक्ष रखी जाए। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां पर 11 नंबर में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि शब्दकोशम संप्रयुज्य न शिक्षयते, यानी शब्दकोश का प्रयोग करके क्या नहीं सिखाया जा सकता है। उच्चारण परिष्कारः, उच्चारण को परिष्कार, शब्दावली परिष्कारः, शब्दावली परिष्कार, वर्तनी परिष्कारः, हस्तलेखन परिष्कारः। हम कह रहे हैं शब्दकोश का प्रयोग करके क्या नहीं सिखाया जा सकता है, यानी क्या नहीं सिखा सकते हैं आप, क्या नहीं सिखा सकते हैं आप। अगर कोई एक शिक्षक है तो आप क्या नहीं सिखा सकते हैं, बताइए। हस्तलेखन, हस्तलेखन जो है परिष्कारा, ये जो है ये तो आपके जो है ये प्रयास से ही आएगा। जब आप बहुत ज्यादा प्रयास करोगे तभी आएगा। वर्तनी आप शब्दकोश से, शब्दावली, उच्चारण शब्दकोश से सब कुछ सिखा सकते हो, लेकिन हस्तलेख के अलावा। यदा छात्रः प्रमोदार्थ पठन्ति तर्हि ले अनुलग्नः सन्ति। मतलब क्या है कि बहुत आसान है कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब छात्र आनंद या आमोद या प्रमोद प्राप्त करता है तो वो किस चीज में लगे होते हैं, यानी क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है प्रमोदार्थम पठन्ति। बच्चे जब पढ़ने के लिए यानी पढ़ते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए, तो किस चरित्र में लगे होते हैं, किस चीज में लगे होते हैं, बताइए। अगर कोई चीज आपको आनंद के लिए दी जाए तो आप कैसे करते हो। अगर कोई चीज अच्छी लग रही है तो अगर उसमें आनंद आ रहा है तो आप बहुत अच्छी तरीके से करते हो, समझ में आया। और अगर आनंद नहीं आ रहा है तो ठोकर मार दी, नहीं करना है ना, नहीं करना है। जैसे पढ़ाई किताब उठाई तो नहीं, अगर वही किताब कहानी की उठाई, वही किताब कोई और उठा ली, मैगजीन उठा ली, कोई किताब और उठा ली, हॉट मैगजीन उठा ली, तो तुमको पढ़ने में आनंद आता है। या तुमने मूवी देखी तो उसको बहुत डीप में तुम्हें मूवी का हर सीन याद रहता है। मेरी बात समझ रहे ना, समझाने की एक कला है, उसको समझाने की कोशिश करा रहा हूं। अगर छात्र प्रमोद के साथ पढ़ते हैं तो आपको पता है ना विस्तृत पठनम, उसको बहुत डीप में पढ़ेंगे। जब आनंद ही आ रहा है तो डूब जाओ, विस्तृत पठनम। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कोड व्यतनम। आप ध्यान दीजिएगा, जिसको कोड स्विचिंग कहा जाता है और कोड मिक्सिंग कहा जाता है। च प्रयासः कुत्र दृश्यते। 13 नंबर का जो आंसर क्या होगा, 13 नंबर में कह रहा है कि कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग कहां दिखाई देता है। तो यार कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग का मतलब है कि दो भाषाएं, हिंदी इंग्लिश, हिंदी उर्दू या कोई भी चीजें, अगर दो भाषाएं जहां पर हैं तो वो दिखाई देंगी द्विभाषी वालुकेशु, यानी बालेशु के अंदर दिखाई देंगी, जहां पर दो भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। 13 नंबर का आंसर बी बेटा, बी फॉर ब्रिलियंट हो जाएगा। 14 नंबर, अधोलिखितेषु भाषायाम आधारभूता संरचना किम अस्ति। यहां पर साफ कह रहा है कि भाषा की आधारभूत संरचना क्या है। आपको पता है ना, फोनीम, मॉर्फीम। जब हम लेखनीम की बात करते हैं तो ग्राफ के साथ, भाषा की बात करते हैं लैंग्विस्ट के साथ चला जाता है, जिसको लिंग्विस्टिक कहा जाता है। तो बेटा आधारभूत जब भी इकाई आपको पूछी जाए तो मूलभूत ध्वनि के साथ जाएंगे, और मूलभूत ध्वनि जो है स्वनिम के साथ, यानी ऑप्शन जाएगा भैया ए फॉर अजमेर के साथ। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको गलत नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको पढ़ने में भी, इसको समझ में भी नहीं आ रहा, तब भी आप चीजों को कर सकते हो या कर सकती हैं। बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं
जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की परीक्षा होती है, क्लोज टेस्ट होता है, युग्म मेलन आपने नहीं देखे कि युग्म मेलन जो होते हैं कि ए इधर दिया, बी इधर दिया, सी इधर दिया, डी इधर दिया, 1 2 3 4, है ना, बोले कि गंगा कहाँ पर ये है तो ये कहाँ पर ये है, ये कहाँ पर, इस तरीके से। तो ये कौन सी परीक्षा में ये प्रश्न जो है प्राप्यते यानी प्रश्न जो है आते हैं, पूछे जाते हैं, जवाब दीजिएगा। तो आपको पता है दोस्तों, बहुविकल्पीय परीक्षा में, युग्म मेल परीक्षा में, किस परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को देखा जाता है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप यानी जिसमें एमसीक्यूज आते हैं, वही परीक्षा सही है। यदि तुम केवलम शब्दस्य पर्याय पदम विलोम पदम च अन्वेष्टुम इच्छसि तहि किम अपेक्षते, यानी सिंपल सी बात है, यदि तुम केवल शब्द के पर्याय या विलोम ढूंढने हो आपको, तो आप क्या करेंगे, कैसी आप चेष्टा करेंगे। सिंपल सी बात, सिंपल लैंग्वेज में, देसी भाषा में समझो। तो आप अगर पर्याय पदों की बात कर रहे हो तो पर्याय पदों का मतलब है कि पर्यायवाची कोश को ढूंढ लीजिएगा, और पर्यायवाची कोश अगर ढूंढ लेते हो तो पर्यायवाची कोश से ही आप विलोम के भी पर्यायवाची कोश ढूंढ सकते हो। तो सिंपल सी बात है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शब्द वर्ग, जिसको क्रॉस वर्ड कहा जाता है, जिसको शब्द कोश कहा जाता है। तो शब्द वर्ग या शब्द कोश या क्रॉस वर्ड इति भाषा क्रीडा छात्राभ्याम किम, यहां पर डॉट 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 भवति। अब सिंपल सी बात ये समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है कि जो क्रॉस वर्ड है वो छात्रों के लिए कैसे उपयोगी है। कैसे उपयोगी, किम। अब कैसे उपयोगी है, एक क्लासरूम में एक बच्चा पढ़ रहा है, उसके लिए शब्दकोश कैसे उपयोगी होगा, यानी कौन से ऑप्शन के साथ उपयोगी होगा, तो वो ऑप्शन नंबर बी फॉर ब्रिलियंट यानी शब्दावली के साथ, क्योंकि क्रॉस वर्ड शब्दावली के अंतर्गत ही आएगा, शब्दकोश शब्दावली के अंतर्गत ही आएगा। बी फॉर बॉय। नेक्स्ट बताइएगा क्या होगा, जवाब दीजिएगा। थोड़ा समय देता हूं कि कोई क्वेश्चन बड़ा है। सिंपल सी बात है, जैसे अगर हम आपसे बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हम आपको चिट्ठी लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हम आपसे बात करते हैं फोन पे तो हम क्या करेंगे, या आप क्या करोगे। यदा छात्रः स्वभवान संवेगानां विचारान् च प्रकटयितुं भाषा व्यवहारं करोति तदा भाषायाः कार्यं संपत्ते। हमसे कह रहा है साफ साफ कि भैया संवेगानम, संवेग के द्वारा, विचार के द्वारा अगर अपनी भाषा को प्रकट करता है, अपने व्यवहार को जो है करता है, हमसे कह रहा जब छात्र अपने भाव विचार संवेगों को प्रयोग करने के लिए भाषा का व्यवहार करता है तो क्या कहलाता है। तो बेटा वो कहलाता है कि भाई अभिव्यक्ति कर रहा है यार। जब हम चीजों के द्वारा अपनी बात को, अपने दिल की बात तुमको बताने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब वो पत्र भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, हम बात भी कर सकते हैं आमने सामने बैठ के, वो हमारी अभिव्यक्ति है, हमारे अभिव्यक्ति कौशल है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी जाएगा। जगवीर महोदय हैं द्वितीय कक्षायाम, सेकेंड क्लास में यानी द्वितीय कक्षा में, श्रुतलेखनम, श्रुतलेख सुना यानी जो बोला जा रहा है, सुना जा रहा है, उसको लिखना। श्रुतलेख पहले बोला जगवीर महोदय ने और उसको लिखा। जगवीर महोदय सेकेंड क्लास में श्रुतलेख कराकर, ठीक है ना, संप्रयोज्य कराकर डॉट 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 वर्धयति, क्या कर रहे हैं बताइएगा। बच्चों के कौन से कौशल को बढ़ा रहे हैं। लेखन पूर्वक श्रवणस्य, श्रवण पूर्वक लेखनस्य, पठन पूर्वक लेखनस्य या श्रवण पूर्वक पठनस्य। मैं आपको बता देता हूं, जब श्रुत लेखन की बात करी गई है तो श्रवण पूर्वक, अब श्रवण पूर्वक लेखनस्य होगा क्योंकि सुनकर लिखा जा रहा है। सिंपल सी बात, आप क्यों नहीं समझते हो मेरे लाल, बहुत सुंदर। अब बहुत आसान है, इसको मैं क्या पढ़ूं बताइए पढ़ने की। अब इसको जो तोड़ तोड़ के भी आप पढ़ सकते हो। कह रहा पठन संबद्ध, पठन से संबंधित अगर शिक्षण वैकल्य में है, कह रहा है कि साफ साफ हम जिसको हम कहते हैं ना, क्या कहा जाता है उसको इंग्लिश में, डिसेबिलिटी, क्या कहा जाता है, वैफल्य, वैफल्य कहा जाता है, पठन वैफल्य। और अगर पठन वैफल्य की बात की जाए तो वहां पर अगर हम पढ़ने में अगर कोई बच्चा जो है अक्षमता महसूस कर रहा है, डिसेबिलिटी है उसके अंतर्गत, तो बताओ बेटा क्या होगा। तो बच्चा सिर्फ ये जानता है कि उसके अंदर डिसलेक्सिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर पढ़ने वाला विकार आ चुका है। वो बॉस को यम एस पढ़ता है, यम को वो डब्लू पढ़ता है, सा को वो वाश पढ़ता है। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को जान लीजिएगा, डिसलेक्सिया।
नेक्स्ट, लास्ट के 5 प्रश्न। परवीन महोदय, परवीन महोदय है यानी परवीन महोदय की कक्षा में क्या है कि कक्षा में विद्यार्थी भी यानी विद्यार्थी से अपेक्षा, अपेक्षते, परवीन महोदय की कक्षा में विद्यार्थी से अपेक्षा करती है। कैसे कैसे दोस्तों? तो आपको पता है कि जो वहां पर क्लासरूम में कोई टीचर पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, तो जब अपेक्षा की जाती है तो वहां पर क्या किया जाता है, प्रतिस्पर्धा हो नहीं सकता, प्रतिस्थापन हो नहीं सकता। जब अपेक्षा की जाती है कि जैसा कर रहा है कोई वैसा ही दोहराना। दोहराने का मतलब होता है पुनरावृत्ति, यानी जिस तरीके से कोई क्लासरूम में शिक्षक या शिक्षिका कर रही है और अपेक्षा कर रही कि ऐसा बच्चे करें, तो पुनरावृत्ति अभ्यासा उसे कहा जाता है। सस्वर पाठन बहुत बढ़िया है। सस्वर पठन गतिविधियां संति ही, सिंपल सी बात है कि सस्वर पठन किसके लिए, कौन सी गतिविधि के बच्चों के लिए है। आपको पता है कि निगेटिव आंसर को डायरेक्ट काट सकते हैं। जैसे निगेटिव आंसर क्या है, अनुपयोगी। अनुपयोगी का मतलब निगेटिव होता है, अनुपयोगी। उपयोगी पॉजिटिव होता है। अनुपयोगी वाले ऑप्शन काट दीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या, डी कट गया। ऑप्शन नंबर हमारा बी कट गया। ए बचा है आरंभिक पाठकव्य। आरंभिक, आरंभिक वाले बच्चे जो शुरुआती दौर के बच्चे हैं, और उन्नत पाठ के बच्चे जो है, जो बड़े बच्चे हो चुके हैं, ये छोटे बच्चों के लिए है, ये बड़े बच्चों के लिए है। सिंपल सी बात आप समझिए। तो वहां पर जो आंसर है वो सस्वर पाठन के लिए सबसे बेस्ट आंसर ए रहेगा। दृश्य कावस्य श्रवण कावस्य चा उदाहरणम अस्ति, हमसे कह रहा है, साफ साफ ये कह रहा है दोस्तों कि जो क्या है, साफ साफ ये कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है समझिएगा, कि जो दोस्तों यहां पर व्याकरणम है, कथा है, काव्यम है, रूपकम है। दृश्य काव्य और श्रवण काव्य आ जाए तो वहां पर रूपकम मारिएगा। ये एक लॉजिक है और ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए है, कोशिश करिएगा। भाषायाः उत्पादिक योग्यते सतः, हमसे कह रहा है भाषा की जो उत्पादिकता है, एक होता है ग्रहण। देखिए ग्रहण कौशल, देखिए मैं आपको बता देता हूं दो चीजें बताता हूं। एक ग्रहण कौशल होता है और एक उत्पादक। उत्पादक मतलब समझते हो ना, जो हम देते हैं दूसरे को। ग्रहण कौशल के अंतर्गत आता है, क्या आता है, पठनम श्रवणम। पठनम और श्रवणम आता है ग्रहण कौशल के अंतर्गत। क्वेश्चन में आ सकता है यहां पर ग्रहण भी लिखकर। तो ग्रहण कौशल में पठनम और श्रवणम आता है। और उत्पादक जब पूछा जा रहा है तो वहां पर आता है, क्या आता है, भाषणम और लेखनम। जब आप दे रहे हो तो बोल कर दोगे, और बोलोगे तो भाषण दोगे, और जब कोई चीज आप दे रहे हो तो लिख कर दोगे, लिखोगे तो लेखनम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसलिए पठनम और श्रवणम ये है आपका ग्रहण कौशल है, और ये है उत्पादक कौशल। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी फॉर चेन्नई। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक शिक्षिका अशुद्ध हस्त लेखन पद्धति कारणाम अन्वेषणार्थ स्वछात्रेभ्यः परीक्षायाः आयोजनम करोति। बताइएगा, जवाब दीजिएगा। सिंपल सी बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, किस तरीके से अशुद्ध हस्त लेखन को यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि वो क्या कर रहा है, आयोजनम करोति। तो यहाँ पर सिंपल सी बात आप बताइएगा, निदानात्मक परीक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि एकः शिक्षकः अवलोकयति यत् तद कक्षायाम एकः शिशु पठने भाषा अवबोधने च काठिन्यम अनुभवति एतत् लक्षणम भूयात्। कह रहा है दोस्तों, साफ साफ देखो, जब भी दोस्तों आप संस्कृत का क्वेश्चन एग्जाम में करो तो उसमें हम आपको पूरा ट्रिक लगाएंगे। संस्कृत में पूरे नंबर चाहिए तो ये ट्रिक आप आजमा लीजिएगा। देखिए कभी भी आपको हिंदी से अलग नहीं जाना है। यानी इसमें देखिए हिंदी क्या कह सकती है, इसमें कितनी आप हिंदी निकाल सकते हो। कह रहा है साफ साफ कि एक शिक्षक जो है, एक शिक्षक अनुभव करता है, अवलोकयति की बात अगर कर लें कि भैया यहां पर देखता है, अवलोकन करता है कि भाई एक कक्षा में जो है पढ़ रहा शिशु, भैया समझिएगा, एक शिशु जो है ना पढ़ने संबंधी विकार के तहत कठिनाई महसूस कर रहा है। भाई काठिन्यम
अनुभवति एतत् लक्षणम भूयात, इस लक्षण को क्या कहेंगे? तो मैं कहूंगा कि पठन वैकल्यम हो जाएगा। डिसलेक्सिया होता है बेटा। क्यों? क्योंकि जो डिसकैलकुलिया होता है, अगर गणित संबंधी विकार होता है तो वो हम कहते हैं कि भैया डिसकैलकुलिया गणन वैकल्यम हो गया। लेखन वैकल्यम में कहते हैं कि भैया जब आप लिखन यानी लिखने में आप समस्या हो रहे हो, यानी उसको डिस्ग्राफिया कहा जाता है। जब आप देखिए यहां पर अगर कह रहा है कि डी ऑप्शन में साफ साफ लिखा है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया का मतलब ही होता है कि जो पढ़ने संबंधी अक्षमता विकार होता है उससे बच्चा ग्रसित है। सिंपल सी बात आप समझिएगा। वीडियो लाइक कर लेना एक मोटिवेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कॉन्सेप्ट से, कह रहा छा वर्णे संयोजनम अस्ति। अगर देखा जाए छा वर्ण किससे आता है? हिंदी में हम लोग पढ़ते आए हैं कि छा वर्ण जो आता है वो काधन सा से आता है। वैसे लगता तो का हलंत इसमें ही लगता है, लेकिन संस्कृत के परिदृश्य से ये क्वेश्चन कौन सा सबसे सटीक विकल्प हो जाएगा? तो आंसर बी फॉर ब्रिलियंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी सबसे सटीक बैठेगा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट और पेडागोजी कॉन्सेप्ट में सबसे सटीक आंसर मारना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या कह रहा है। पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट कह रहा है, आपसे ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर प्रश्न है, आपको जवाब देना है। चलिए बताइए, आपसे कह रहा है कि तृतीय कक्षायाः विद्यार्थिनाम अभ्यास पुस्तिका अवलोकन क्रमे भाषा शिक्षके, देखिए भाषा शिक्षके का मतलब होता है भाषा शिक्षक। अब हिंदी वर्ण को देखिए कैसे आप यहां पर चिन्हित करते हो। कह रहा है दोस्तों त्रुटियाः चिन्हिताः अनुभूयन्ते च। क्वेश्चन में साफ साफ है कि तृतीय कक्षा के विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तक को देखते हुए एक भाषा शिक्षक ने त्रुटियां अवलोकित की। अब ध्यान दीजिएगा, एक तृतीय कक्षा का बच्चा है, क्लासरूम में आप एक अध्यापक या अध्यापिका हो, उसने जो है कुछ त्रुटियां जो है अवलोकित की हैं कि आपने जो है कुछ गलतियां की हैं, है ना। अभ्यास पुस्तक को उसने देखा, एक टीचर ने आपके अभ्यास पुस्तक को देखा, आपका मतलब है तृतीय कक्षा के विद्यार्थी की, है ना। तो मैं ये कहता हूं दोस्तों कि उसने कुछ त्रुटियां निकाली। अब ऑप्शन ए कह रहा शिशवः अनबाधेन बधानेन त्रुटियाः कुर्वन्ति। कह रहा है दोस्तों बच्चे बिना ध्यान दिए त्रुटियां करते हैं। भाई सिंपल सी बात है। अब इसमें ये देखो कि भाई त्रुटि अनुभव अगर कोई शिक्षक करता है तो उसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है? शिशवः त्रुटियाः कुर्वन्ति पुनर्कुर्वन्ति यतः शिक्षकः तान् न दण्डयति। अब यहां पर दूसरा कह रहा है कि भैया शिशु अध्यापक जो है, शिशु जो है त्रुटियां करते हैं क्योंकि शिक्षक बार बार दंड नहीं देते हैं। भैया शिक्षकः तान् न दण्डयति, यानी शिक्षक दंड नहीं देते इसलिए शिशु जो है बार बार त्रुटियां करते हैं। तीसरा है शिशुनाम त्रुटियाः स्वाभाविकाः तेषाम्। शिशु की जो त्रुटियां होती हैं वो स्वाभाविक होती हैं। तो यहां पर कह रहा एते त्रुटियाः शिक्षकेन जो है क्षन्तव्यः यतः ते। अब कह रहा है दोस्तों इन त्रुटियों को शिक्षक के द्वारा माफ किया जाना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षण की दृष्टि से आवश्यक नहीं है दोस्तों, आसारभूत है। तो आंसर ऑप्शन सी जाएगा, क्योंकि देखिएगा आवश्यक नहीं है कह रहा है डी में। अरे भाई ऑप्शन नंबर सी इसलिए हो जाएगा क्योंकि कह सकते हैं दोस्तों कि वो त्रुटियां स्वाभाविक है, लेकिन उनको अवबोधन स्तर के तहत उनसे सीखा जा सकता है। आसान सा चौथा प्रश्न है, पढ़िएगा और ज्यादा कोशिश ये ना किया करिए कि संस्कृत का पूरा पूरा अर्थ निकल आए। ये देखो कि हिंदी से कितना आप रिलेट कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका अर्थ समझो और उससे जुड़ा हुआ आंसर क्या हो सकता है। भारतीय कक्षायाः बहुभाषिक कक्षाः एतत् बहुभाषिकत्वम। बहुभाषिक का मतलब समझ रहे हो ना, बहुभाषिक जो कक्षाएं होती हैं ध्यात्वा अधोलिखितेषु विकल्पेषु प्राथमिक स्तर से, यानी जो प्राथमिक स्तर की कक्षाएं हैं, प्राथमिक स्तर के लिए बहुभाषिक कक्षाएं विषय किम उपयुक्ततम। हम कह सकते हैं कि जो भारतीय कक्षाएं हैं उनमें बहुभाषिक कक्षाएं हैं, इसे ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर के लिए क्या सबसे उपयोगी होगा यह पूछा जा रहा है। जो भारतीय क्लासरूम है उसमें बहुभाषी, देखिए हर बच्चे की एक अपनी मातृ लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, और उसके साथ वो क्षेत्रीय भाषा के साथ आता है। अब यहां पर देखो 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए पहला कह रहा है कि शिक्षकेण विद्यार्थी भाषाम उपेक्षा, यानी विद्यार्थी की भाषा की आप उपेक्षा करेंगे क्या? अरे उपेक्षा करेंगे तो कैसे बच्चा सीखेगा? गृह भाषया मातृभाषया गृह वक्तव्यम, है ना, विद्यालय ना। हम कह रहे हैं कि जो ग्रह की भाषा है तो भैया उसको अलग अलग किया जा रहा है, विद्यालय और गृह भाषा की बात कर रहा है, मातृभाषा की बात कर रहा है। भारते एका भाषिका भवेयुः, अगर कहा जाए कि भारत में एक भाषा का विद्यालय होना चाहिए,
ऐसा होना चाहिए। शिक्षकः छात्रेषु स्वभाषायाः, अगर देखा जाए यहां पर डी ऑप्शन में कह रहा है कि शिक्षक छात्र का उत्साह बढ़ाएं। ध्यान दीजिएगा कि उत्साह बढ़ाएं, यहां डायरेक्ट उत्साह की बात है, उत्साह वर्धयन्तु, यानी उत्साह बढ़ाएं, शिक्षक छात्र का उत्साह बढ़ाएं, छात्र को उसकी अभिव्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं मौका दें। जब अवसर देते हैं, मौका देते हैं अभिव्यक्ति और संवाद का, तो हम कह सकते हैं इससे बेस्ट आंसर नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा समय आपको देना पड़ता है, बस देखिए हिंदी की जैसे पेडागोजी हो जाती वैसे ही संस्कृत की पेडागोजी हो जाएगी। यहां 5वां नंबर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आपको जवाब देना ही पड़ेगा दोस्त। बताइए जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बहुत सुंदर। 5वां क्वेश्चन आपसे कुछ कह रहा है बहुत आसान है कि छात्राणाम प्राथमिक स्तरस्य मूल्यांकन क्रमे भाषा शिक्षकेण प्रामुख्येन ध्यातव्यः। कह रहा है प्राथमिक स्तर के छात्रों के मूल्यांकन के लिए भाषा शिक्षक को प्रमुख रूप से क्या ध्यान रखना चाहिए। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। कह रहा छात्राणाम, यानी यहां पर आप छात्राणाम किसके, प्राथमिक स्तर के छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक भाषा शिक्षक आप हैं, और उस भाषा शिक्षक के रूप में आपको सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखना होगा। 4 ऑप्शन हैं, असाइनमेंट से लेकर सब कुछ है। ए कह रहा है, ए फॉर एप्पल कह रहा है कि औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा प्रगति पत्रे आकलम चा। कह रहा औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा लें व प्रगति पत्र बनाएं। कहना औपचारिक कर भैया साप्ताहिक परीक्षा लें और प्रगति पत्र बनाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सत्रांत परीक्षा, सत्रांत का मतलब समझ रहे हो ना, सत्रांत परीक्षा में अगर ये कहा जाए कि उद्घोषयते उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, मतलब ये कह रहा है साफ साफ कि ये बताएं कि उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण है। भैया वर्ष में ये देखा जाए कि जब सत्र के उपरांत के बाद आपको ये बताया जाए कि केवल आप पास हैं या फेल हैं, इतना बताया जाए, ऐसा तो नहीं पेडागोजी बताती है। छात्राणाम प्रदर्शन विषय, अब सूचना की बात की जा रही है। अब देखिए यहां पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि ऑप्शन डी लगाएं या ऑप्शन सी लगाएं। अब ध्यान दीजिएगा कि आप अगर ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, आप अगर ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे और ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, तो डी में निगेटिव क्या है बेटा, देखिए गृह कार्य पूर्वकम, गृह कार्य दिए जाने की घोषणा की गई है। अभ्यास को बढ़ाने के लिए प्रत्येक बच्चे को गृह कार्य से जोड़ें, यानी प्रतिदिन कक्षा में जो होने वाला कार्यक्रम है उसको गृह कार्य से भी जोड़ें। क्या ऐसा है? गृह कार्य तो बोझ है ना, हमें सिखाया है लर्निंग विदाउट वर्डन, 2005 एनसीएफ कहता है, इसलिए आंसर सी चला जाएगा। सी में क्या है कि बच्चों के विषय में विविध विधियों का प्रयोग करें और सूचना एकत्र करें और उन सूचनाओं को पेरेंट्स को भेजें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि उन सूचनाओं को अग्रसित करें कहां तक, कहीं ना कहीं माता पिता के अभिभावक के लिखा है ना, ये याद रखिएगा। 6 नंबर आपके स्क्रीन पर प्राथमिक स्तरे कह रहा है, प्राथमिक स्तरे, ध्यान दीजिएगा 5वां अलग है और ये 6ठा अलग है। प्राथमिक स्तरे मूल्यांकन करनाए अधोलिखितेषु कथनेषु किम समीचीनम, अगर ध्यान दिया जाए 6ठे नंबर में, तो बेटा 6ठा नंबर आप क्या लॉक करोगे, ये तो आप ही बताओगे, आप ही जवाब दोगे कि प्राथमिक स्तर के मूल्यांकन के संबंध में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन आपको विचार करने के लिए उपयोगी रहेगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपके लिए है। मूल्यांकनम प्रति सत्रांते करणीयम, यानी एंड ऑफ द ईच टर्म। यार भैया ईच टर्म की बात कर रहा है, सत्र के बाद क्या मूल्यांकन किया जाएगा? प्राथमिक स्तर में मूल्यांकन के संबंध में एक शिक्षक क्या करेगा? क्या एंड ऑफ द टर्म की बात करेगा? क्या सत्र का इंतजार करेगा? क्या ये हो जाएगा? नहीं दोस्त, ये नहीं होगा। मूल्यांकनम राज्य आधारित प्रक्रिया, मूल्यांकन राज्य आधारित प्रक्रिया है। भैया राज्य आधारित प्रक्रिया क्यों है? विद्यालय आधारित होती है ना, मैंने तो यही सुना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। मूल्यांकनम विद्यालय आधारित भवेत, ये तो सही है। अब देखिए अध्ययन अध्यापनस्य च अंतःग्रथिता प्रक्रिया च अस्ति, और यहां डी है कि मूल्यांकनम प्रतिवर्ष केवलम जब आ जाए तो निगेटिव है, इसलिए मूल्यांकनम जो है ना विद्यालय आधारित भवेत, एक विद्यालय आधारित प्रक्रिया है, इसलिए अध्ययन और अध्यापन के लिए यह बना हुआ है। आंसर ऑप्शन सी जाएगा। 7 नंबर देखिए, भाषा अधिगमाय सामग्री प्रबंधस्य सिद्धांतेषु एकः सिद्धान्तः अस्ति। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर
चाइल्ड और डी फॉर डंकी। बताओ क्या आंसर हो जाएगा। कह रहा है 7वां नंबर कि भाषा अधिगम में सामग्री प्रबंध के सिद्धांत में एक सामग्री कौन सी है, जरा कमेंट कीजिएगा। भाषा अधिगम, साफ लिखा है भाषा अधिगम, हिंदी से जोड़ो, भाषा अधिगम सामग्री के प्रबंध में कौन सा एक सिद्धांत सही है। ऑप्शन ए प्रत्येकम आयुर्वर्गणाम, यानी प्रत्येक आयु के वर्ग, जो आयु वर्ग है ना, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए वहां पर एक सामग्री चुनिए, एक विविध प्रकार की सामग्री चुनिए। बी कह रहा है सामग्र्यः वर्गीकरण समुचितम कर्तव्यम, कह रहा है कि जो बी ऑप्शन है कि सामग्री का वर्गीकरण समुचित रूप से होना चाहिए। कीदृशी एवं सामग्री चेतव्य, कह रहा है कि कुछ भी सामग्री में ले लीजिए, कुछ भी सामग्री अल्पः तथा सीमितः स्यात्, मतलब सीमित सामग्री होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं इससे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है कि कुछ भी तो नहीं ले सकते, हमें बांटना नहीं है, हमें सामग्री अल्प और कम नहीं, हमें इस तरीके की सामग्री लेनी है कि सामग्री का जो वर्गीकरण है ना वो समुचित रूप से हो जाए। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ। अनुभव में उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो अनुभव में देखिए उपसर्ग जो होता है वो उपसर्ग होता है शब्द के प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में, शब्द के अग्रभाग में, अग्रभाग में जो जुड़ेगा वो होता है उपसर्ग होता है। ये नोट कर लीजिएगा बेटा, क्लियर है। इसलिए अनुभव का मतलब ऑप्शन बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 9 नंबर, भाषायः उत्पादिके योग्यतः स्तः। अगर देखा जाए दो कॉन्सेप्ट एग्जाम में आते हैं कि कहता है भाषा का जो उत्पादन, भाई देखिए भाषा उत्पादन करने की योग्यता क्या है, क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है भाषा उत्पादन करने की योग्यता क्या है। तो दो चीजें, ग्रहण करने की योग्यता पूछी जा सकती है कल को, और उत्पादन करने की योग्यता पूछी जा सकती है। तो ग्रहण करने की अगर मैं पूछूं दोस्तों तो ग्रहण कैसे किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, बताइए ग्रहण कैसे किया जाएगा। ग्रहण पढ़ना और सुनना, जब आप पढ़ते हो तो आप ज्ञान लेते हो, ऐसे याद रखो, पढ़ लो और सुन लो, है ना, पढ़ लो और सुन लो दोस्तों, ये याद रखिएगा, पढ़ना और सुनना। और उत्पादन में आप क्या बोलोगे, है ना, बोलना और क्या है, बोलना और लिखना। बोलना और लिखना जो है होता है, क्या होता है, ये होता है उत्पादन। अब बोलना लिखना किस में है, पठनम, ये पठना गलत है, लिखनम तो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, पठनम यहां पर भी गलत है। यहां श्रवणम, देखिए सुनना तो आता है ग्रहण में, इसलिए पठनम पठनम, ये पढ़ना पढ़ना आता है ग्रहण में, यहां सुनना ग्रहण में आता है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि भाषणम को कहते हैं बोलना और लेखनम को कहते हैं लिखना, इसलिए आंसर हमारा सी चला जाएगा। सर्वे शिशवः उत्साहिताः भवन्ति, मतलब जो सभी शिशु होते हैं वो कब उत्साहित होते हैं, उत्साहित होते हैं, बताइए वयस्केन नियोजित है गतिविधि भी, यानी कह रहा है कि जो वयस्क के द्वारा जो गतिविधि आयोजित होती है उसमें शिशु भी, यानी शिशु के द्वारा जो आयोजित गतिविधि होती है उसमें शिशु जो है उत्साहित रहते हैं। तेभ्यः सार्थक है गतिविधि, यानी सभी के साथ की बात कर रहे हैं क्या, एक बार कमेंट कीजिएगा। और डी कह रहा है शिक्षकेभ्यः, शिक्षक के साथ जो है अगर गतिविधि हो तो मैं तो कहूंगा आंसर बी हो जाएगा, कि अगर शिशु अपने आप से कुछ करेगा तो उससे बेस्ट क्या हो सकता है, बताइए दोस्त। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ, ऑप्शन नंबर चला जाएगा भैया बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलो बहुत सुंदर, चलेंगे 11 नंबर देखिएगा, अध्यस्तनेषु किम शब्दकोशम संप्रज्य न शिक्षयते। बहुत आसान है दोस्तों, कह रहा है साफ साफ कि शब्दकोश का प्रयोग करके क्या नहीं सिखाया जा सकता है, क्या नहीं आप सिखा सकते हो। देखिए शब्दकोश का प्रयोग करके आप क्या नहीं सिखा सकते हो। मैं आपसे पूछता हूं, उच्चारण परिष्कारः, उच्चारण को शुद्ध कर सकते हो, शब्दावली परिष्कारः, शब्दावली को शुद्ध कर सकते हो, वर्तनी परिष्कारः, वर्तनी को शुद्ध कर सकते हो, हस्तलेखन परिष्कारः, हस्तलेखन की बात करेंगे। नीचे हम प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे दोस्त, नोट्स को मेंटेन कर लो, आप सभी को समर्पित है। आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा। हस्तलेखन को नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर दोस्तों वर्तनी सुधार सकते हो, शब्दावली सुधार सकते हो, उच्चारण सुधार सकते हो, लेकिन हस्तलेखन नहीं सुधार सकते। ये तो आप एक्सरसाइज के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से ही करोगे। द्विभाषिक बच्चों से है, द्विभाषिक छात्राः सामान्यतः एकस्याः भाषायाः संभाषणे समये अन्य भाषायाः पदानां प्रयोगम कुर्वन्ति। आंसर देखिए बहुत आसान हो सकता है, क्या होगा,
तो देखिए ऑप्शन कह रहा, ए कह रहा है कोड स्विचिंग कह रहा है, बी कह रहा है कोड मिक्सिंग, सी कह रहा है मल्टी लिंग्विस्ट की बात करते हैं ना, मल्टी लिंग्विस्ट होता है ना, तो वो होता है एक व्यक्ति जो मल्टी लैंग्वेज को बोलता है। यहां पर बहुभाषावाद हिंदी में यूज हुआ है और जो बोलता है वो मल्टी लिंग्विस्ट कहलाता है। यहां पर कह रहा है कि देखिएगा ऑप्शन कौन सा हो सकता है, कहता है कि भैया द्विभाषा वाले बच्चे एक से अधिक अगर भाषा बोलते हैं तो उसके लिए कौन सा सबसे बेस्ट आंसर हो सकता है। देखिए हिंदी का अंग्रेजी हो जाए, अंग्रेजी का संस्कृत हो जाए, संस्कृत का पंजाबी हो जाए, इस तरीके से उसको कूट परिवर्तनम कहा जाता है, कोड स्विचिंग कहा जाता है। भाषा शिक्षकः एतावत् कार्य दयात यत युग में समूहे करणीयम यतः, मतलब कहता है साफ साफ कह रहा है, आपसे ये कह रहा है साफ साफ कि ये बताइएगा, क्या बेटा, ये बताइएगा 13 नंबर का कि एक भाषा शिक्षक द्वारा समूह कार्य क्यों दिया जाता है, समूह में ही बच्चा क्यों करता है कार्य, बताइए। समूह कार्य वाला विलंबेन स्वकार्य समाप्ति कुरियो, हम कह सकते हैं कि जो कुरियो है यहां पर कह रहा है कि भाई जो समूह कार्य वाला की बात कर रहा है, कह रहा है कि भाई सिंपल सी बात, सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि समूह कार्य में बच्चे जो है क्या सीखते हैं या नहीं सीखते हैं। ऑप्शन बी में आप देखिएगा, ऑप्शन सी में देखिएगा, ऑप्शन डी में देखिएगा। मतलब ये कह रहा साफ साफ क्वेश्चन में ये बता दो कि एक भाषा शिक्षक के द्वारा समूह कार्य क्यों दिया जाता है, कि बच्चों को अलग अलग क्यों नहीं किया जाता है, बच्चे समूह कार्य में ही क्यों जो है बैठाला जाता है और कार्य दिया जाता है। ग्रुप्स है ना, जिसको ग्रुप कहा जाता है, ग्रुपिंग कहा जाता है। अगर देखा जाए बेटा परस्पर सहयोग करते हैं सीखते हैं, बच्चे क्या है परस्पर सहयोग करते हैं और सीखते हैं। अगर अलग कर दोगे तो नहीं सीख पाएंगे, इसलिए क्या होगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बेटा क्या होगा, बताइए, फटाफट बताएंगे। चलो हाँ जी, हाँ परस्पर सहयोग करते हैं सीखते हैं, इतना हमने हिंदी बता दिया इसका 13 नंबर का। तो 13 नंबर का आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो सी है ना ये सबसे बेस्ट हो जाएगा बड़ा आंसर। और बड़ा आंसर तो बी भी है, लेकिन ये न्यूनम करोति लिखा है, साफ साफ अवदानम लिखा है ना। तो हम ये कहते हैं कि भाई सहयोगम की बात हमने की ना, परस्पर शिक्षन्ते सहयोगम, मतलब कहने का यह है कि परस्पर बच्चे इसीलिए समूह में बैठते हैं, समूह कार्य इसीलिए दिया जाता है कि परस्पर सहयोग सीखें और परस्पर साथ में बैठकर सीख जाएं आसानी से। अलग अलग बैठेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। वकारस्य उच्चारणम स्थानम अस्ति, दोस्तों वकार के उच्चारण की अगर मैं बात करता हूं तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिखने को मिल जाए तो आप दंत्योष्ट लगाइएगा, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस वर्ण का आपको उच्चारण स्थान बता देना है कि आंसर क्या हो जाएगा। कंठ तालु और नासिका। बेटा अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं पंचमाक्षर हमारा नासिका से होता है, अनुनासिक होता है, जो मुंह और नाक दोनों से बोला जाता है वही अनुनासिक कहलाता है। समझ लीजिएगा, अनुनासिक किसे कहते हैं, जो मुंह अनुनासिक, मुंह और नाक के द्वारा जो दोनों द्वारा बोला जाता है वही कहलाता है अनुनासिक। अगला फैक्ट है गुरु शब्द का बहुवचन बताइए। गुरु शब्द का बहुवचन दोस्तों होता है गुरुवः होता है, आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, 3 क्वेश्चन और आपके लिए, 17, 18 और 19 और 20, यानी 4 क्वेश्चन हैं। चलिए, भाषा अधिग्रहणम भवति यदा, यानी हमसे कह रहा 17 नंबर कह रहा है, 17 बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए है, आपको लॉक करना है। आंसर क्या हो सकता है, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। बताइए बेटा क्या हो सकता है, क्या बात है। सुंदर सा प्रश्न है, सुंदर सा जवाब दीजिएगा। चलो, भाषा अधिग्रहणम भवति यदा, यानी सिंपल सा है कि भाषा अधिग्रहण कब होता है। भाषा अधिग्रहण कब होता है, छात्राणाम भाषानिम्यान पाठ्यन्ते, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी पुरस्कारः दंडः, यानी दंडहा से संबंधित, क्या ये हो जाएगा, बताइए फटाफट बताएंगे। हम कह सकते हैं क्या ऑप्शन नंबर सी छात्रा भाषाया संपर्के आगच्छति, ऑप्शन डी लास्ट वन, बताएं। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, मैं कह सकता हूं कि छात्रा भाषायाम विशेष, विशेष वाला जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन आएगा डी के साथ, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो भाषा है ना बिना ध्यान के ही बच्चे कहीं ना कहीं सीख लेते हैं, और इसलिए विशेष ज्ञान के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। भाषा अधिग्रहण कब होता है ये आप
लॉक कर चुके हैं। अगले फैक्ट पर आएंगे। अगला फैक्ट है कि पुरातन का विलोम क्या होता है। पुरातनः लिखा है और पुरातनः के लिए आप पुरातन प्राचीन से जोड़ते हो और प्राचीन का विलोम होता है नया और नया का मतलब होता है अधुनातनः, इसलिए आंसर ऑप्शन ए जाएगा। सूरह का विलोम क्या होता है। सूरह का मतलब होता है वीर और सूर का मतलब वीर होता है, तो वीर का मतलब होता है कि डरपोक और डरपोक को कायर कहा जाता है और कायर का मतलब होता है भीरू होता है, इसलिए इसको टिमिड कहा जाता है। इंग्लिश में आंसर ए जाएगा। और अंतिम प्रश्न यह है कि संस्कृत भाषा की लिपि क्या है। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है दोस्तों, अगर देखा जाए तो संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो है ऑप्शन डी है, देवनागरी है। और गुरुमुखी का क्या है, गुरुमुखी अगर देखा जाए पंजाबी हो जाएगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि भाई व्याकरण के अध्ययन के विषय में कौन सा कथन सत्य है। सिंपल सा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई उलझाव वाला क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन ए बी सी डी में देखिएगा कि क्या आपको समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि अध्यापक है स्व व्याकरण ज्ञानम वर्धितव्यम। बी ऑप्शन कह रहा है क्या, ऑप्शन ए का मतलब है कि अध्यापक के द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाना। व्याकरणम पृथक विषय रूपेण पाठितव्यम, हमसे कह रहा है कि भैया व्याकरण को अलग रूप में पढ़ाना चाहिए। सिंपल सी बात है कि पृथक रूपेण, पृथक विषय रूपेण, क्या अलग रूप में, हमें ये बताइए अलग रूप में हम पढ़ाएंगे। तो जब भी क्वेश्चंस में ऐसे नेगेटिव पॉइंट को देखें आप तुरंत हटा दीजिएगा। व्याकरणम संदर्भानुसार, हमेशा याद रखना है पॉजिटिव वर्ड में, टैग वर्ड में हमने आपको बताया था कि संदर्भ के अनुसार अगर आप पढ़ा रहे हो तो वो एक बार आंसर हो सकता है। यानी व्याकरण संदर्भ के अनुसार अगर आप पढ़ा रहे हो तो क्या ये आंसर होगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याकरण को जो है आप अध्यापन के तौर तरीके से उसको निर्मित कर रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, सबसे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, बड़ा आंसर, लेकिन पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, इसलिए बड़ा आंसर पॉजिटिव नहीं है। संदर्भ के अनुसार अगर पढ़ा रहा है कोई अध्यापक तो आंसर हमारा सी चला जाएगा। समझ में आया। अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि संस्कृत भाषायाः शिक्षणे प्रथम भाषा कौशलम अस्ति। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत चीजें आज गलत होंगी और इन्हीं गलतियों के तौर पर ही आप चीजों को एग्जाम में सही करोगे या करेंगी आप। चलिए देखिएगा, संस्कृत भाषायाः शिक्षणे प्रथम भाषा कौशलम अस्ति, यानी संस्कृत भाषा का प्रथम कौशल कौन सा है, ये क्वेश्चन है साफ साफ। आपको पता है संस्कृत भाषा का, अगर भाषा का कौशल आप देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप सुनोगे और सुनोगे तो आंसर हमारा सी यानी श्रवणम हो जाएगा। भाषणम, लेखनम, श्रवणम, पठनम, तो आंसर हमारा सी जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। रचनावाद शिक्षण सिद्धांत रूपेण मन्यते, यानी यहां पर कह रहा है रचनावाद शिक्षण सिद्धांत के रूप में माना जाता है। कौन सा ऑप्शन माना जाता है, जरा जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा, आंसर क्या हो सकता है। बालः नव ज्ञानम अर्जन कुर्वन्ति, बालक नए ज्ञान का अर्जन करता है। संरचित विधि का उपयोग करके, यानी बी ऑप्शंस में कहता कि संरचित विधि का उपयोग करके बच्चा जो है सीखता है। एकेन एव विधिना सर्वे छात्रा शिक्षन्ति, क्या आपने कभी सुना है कि एक ही विधि से अगर बच्चा सीख रहा है। बालः पूर्व ज्ञान संयोगेन शिक्षन्ति, यानी आपने देखा होगा कि जो बच्चा आज सीख रहा है वो पहले के ज्ञान से सीखता है, यानी बालः पूर्व ज्ञान, बालक पूर्व ज्ञान के सहयोग से सीखता है। तो यही दोस्तों रचनावाद के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से भी अच्छा, याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर देखिए, संस्कृते मूल्यांकन प्रयोजनम अस्ति, कह रहा है साफ साफ यहां पर संस्कृत मूल्यांकन क्यों करते हैं, क्या प्रयोजन है, बताइए दोस्तों। विषय ज्ञानम परीक्षणम, ऑप्शन बी अग्रिमायाम कक्षायाम क्रमोन्नति, सी भाषाम प्रति रुचि जागरणम, भाषा के प्रति रुचि को जागृत करना, डी लिपेः सम्यक ज्ञानम। अब देखिएगा यहां पर 4 ऑप्शन हैं कि संस्कृते मूल्यांकनम प्रयोजनम अस्ति, संस्कृत मूल्यांकन का यहां पर प्रयोजन क्या है। अगर यहां पर देखा जाए कि विषय ज्ञान, तो बिल्कुल सही बात है कि आप भाषा के प्रति रुचि नहीं, संस्कृत मूल्यांकन की बात आप कर रहे हो कि विषय ज्ञान परीक्षण कर रहे हो। भाई मूल्यांकन का वर्ड क्या मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन। अरे मूल्यांकन तब किया जाता है जब आप पहले से कुछ पढ़ा चुके होते हो। तो यहां पर रुचि का मतलब क्यों लगा रहे हैं आप, विषय ज्ञान का परीक्षण कर रहे हैं। मूल्यांकन क्यों किया जाता है, क्योंकि आपने पढ़ाया है तो क्या बच्चों ने सीखा है। तो इसलिए आंसर सी से अच्छा ए होगा, क्योंकि मूल्यांकन का मतलब होता है कि बच्चे को परखना। तो विषय ज्ञानस्य परीक्षणम, यानी विषय ज्ञान का आप परीक्षण करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ज्यादा दिमाग कैसे लगाएंगे? ज्यादा दिमाग लगा दिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यदि सिलेक्शन लेना है ईमानदारी से तो सब्सक्राइब करें सभी पांचों सब्जेक्ट को बहुत ईमानदारी से और बहुत ही आसान भाषा में, देसी भाषा में समझने के लिए। भाषा शिक्षण रूपेण असंभावी व्याकरणस्य ज्ञानम कर्तव्यम। 5वां नंबर है कि भाषा शिक्षक के रूप में व्याकरण का ज्ञान करना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, विस्तृत रूप से या फिर दोनों रूप से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उभय। उभय का मतलब होता है दोनों यानी बोथ, जो कॉमन हो। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि भाई यहां पर 5वां नंबर है कि भाषा शिक्षक के रूप में अगर व्याकरण का ज्ञान करना है तो उसको अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों हो जाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट आंसर वही होता है जो कहीं ना कहीं सबसे सुइटेबल पेडागोजी सीटेट में मांगा जाता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर, बताइए आंसर क्या होगा 6 नंबर। हां, निदानात्मिका परीक्षाया सफलता निम्नलिखित आश्रिता अस्ति। कह रहा है दोस्तों निदानात्मक परीक्षा की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किस बात पर निर्भर करती है, किस प्रकार आश्रित है, यह जवाब देना है। काले शिक्षण अधिगमस्य अंतराले चा, यहां पर जवाब देना है। व्याकरणस्य नियमेषु, सी निदानात्मक शिक्षणे पाठ्य वस्तूनि चा, और डी अधिगम प्रक्रियायाम दोषणाम अभिज्ञाने। कह रहा साफ साफ यहां पर क्वेश्चन है कि भाई निदानात्मक परीक्षा क्या होती है कि जब बच्चे की त्रुटियों को आप निदान के तौर पे उसको अलग करते हैं। निदानात्मक परीक्षा की सफलता किस बात पर आश्रित होती है? तो मैं आपको बता देता हूं, सीखने की प्रक्रिया में दोषों को अगर जान रहे हो, सीखने की प्रक्रिया में अगर आप दोषों को जान रहे हो। देखिए पाठ्य वस्तु हमारा निगेटिव वर्ड है, व्याकरण के नियमों को निगेटिव वर्ड्स के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है ना। और यहां पर ऑप्शन नंबर डी में देखिए लिखा है कि अधिगम प्रक्रियायाम दोषाणाम अभिज्ञाने। कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में दोषों को जानना ही तो दोस्तों निदान है, और दोषों को जानकर अगर निदान कर दो तो इससे बेस्ट कुछ नहीं। तो आंसर हमारा डी चला जाएगा। 7 नंबर देखिए, भाषा शिक्षणस्य कक्षायाम छात्रः आत्मनः प्रथम भाषायाः अधिगमे काठिन्यम अनुभवति। यतः कह रहा है दोस्तों कि भाषा शिक्षण की कक्षा में छात्र प्रथम भाषा अधिगम में कठिनता का अनुभव कर रहा है। आप क्या करेंगे बताइए? क्या छात्र करेगा? लॉक किया जाए। बताइए दोस्तों आंसर क्या हो सकता है कि प्रथम भाषा अधिगम में कठिनता का अनुभव एक छात्र कर रहा है। तो आपको जवाब देना है। बताइए लॉक किया जाए, क्या हो सकता है? क्यों कर रहा है? रीजन क्या है? निगेटिव वाले वर्ड्स को काट दीजिएगा। देखिएगा कौन सा निगेटिव हो सकता है। स्वभाषाम विद्यालय पठनम रुचिकरम ना भवति। क्या रुचि? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल गलत है। सिंपल सी बात, छात्रः स्वभाषाम जानति अतः तस्याः विद्यालये पठनम औचित्यपूर्णम ना प्रतीयते। और डी है कि सा विद्यालय स्वभाषाम कठिनाम मन्यते, यानी हम कह सकते हैं क्या यह विद्यालय की भाषा? गलत बात है। आंसर ऑप्शन बी जाएगा कि विद्यालय से भाषा गृह से भाषा, कि भाई विद्यालय की भाषा और घर की भाषा को अगर तुलना किया जाए तो वो अलग होती है, इसलिए वो कहीं ना कहीं कठिन का अनुभव कर रहा है, कठिनता का अनुभव कर रहा है। क्योंकि विद्यालय की जो भाषा होती है वो होती है औपचारिक भाषा, और गृह की जो घर की भाषा होती है वो होती है अनौपचारिक भाषा होती है। समझ रहे हो? घर की परिवार की भाषा जो होती है वो होती है अनौपचारिक, और विद्यालय की भाषा होती है वो औपचारिक। इसलिए इन दोनों में वो सामंजस्य बैठालने में, तालमेल बैठालने में यहां पर नहीं कर पा रहा है सही तरीके से, इसलिए वो कहीं ना कहीं कठिनता का अनुभव कर रहा है। आंसर बी हो जाएगा। भाई विद्यालय की भाषा औपचारिक है, घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा। ये बात आपको दिमाग में लगाना है। 8वां नंबर देखिए, कथा श्रवणेन प्राप्नोति छात्रः निम्नलिखित कार्ये सहायताम। बताइए लॉक किया जाए। आंसर क्या होगा? अनुशासन पूर्वक आसने, कक्षायां ध्यान लगने, कक्षायाः वातावरणे आनंदानुभूतौ, तेसाम कल्पना सकते है विकास। ये क्वेश्चन करेगा गलत, यानी आप ये क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि 2 ऑप्शंस लग रहे हैं कि सही हो सकते हैं। 8 नंबर आपको लॉक करना है। कथा श्रवण के द्वारा छात्र सहायता प्राप्त करता है। कथा श्रवण के द्वारा छात्र जो है
क्या महसूस करता है, क्या सहायता प्राप्त करता है? अगर हिंदी तौर पर आप ABCD को पढ़ेंगे तो आप क्या करें? अनुशासन पूर्व, बिल्कुल गलत है, अनुशासन वर्ड ही निगेटिव है। कक्षायाम ध्यान लगने, हो सकता है ये सही, ऑप्शन पॉजिटिव लग रहा है। कक्षा यह वातावरण है, बिल्कुल सही बात है कि वो आनंद की अनुभूति को प्राप्त करता है, ये भी सही हो सकता है। लेकिन दोस्तों इन सभी को काटने के बाद आंसर डी सही इसलिए होगा, तेसाम कल्पना शक्ति, उसके अंदर जो कल्पना शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास ही सर्वोपरि है। क्योंकि कथा श्रवणेन, भाई कथा सुनने के दौरान अगर उसको एक ही लाभ होगा, वो होगा कल्पना शक्ति में जागृति। क्लियर है? आनंद अनुभूति तो वो कहानी से, कविता से भी ले सकता है, वचन से भी ले सकता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ आंसर पेडागोजी में यही होगा कि कथा को श्रवण करने के बाद जो एक छात्र जीवन में ऑप्शन जो सहायता करेगा वो कल्पना शक्ति का विकास ही करेगा, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। समझ रहे हो ना? बहुत इंपॉर्टेंट पेडागोजी है ये। 9 नंबर देखिए, बताइए, जवाब दीजिएगा। छात्राणाम लेखन योग्यतायाः मूल्यांकनस्य सर्वोत्तम विधि अस्ति। बहुत आसान है कि छात्र की लेखन शक्ति की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। छात्र की लेखन जो योग्यता है, लेखन शक्ति है, उसकी सर्वोत्तम विधि जो है, मूल्यांकन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही बात है। अगर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को हिंदी तौर पर आप पढ़ोगे या पढ़ेंगी आप, तो क्वेश्चन को आसानी से लॉक कर पाएंगे या कर पाएंगे। देखिएगा दोस्तों, यहां पर अगर देखा जाए कि भाई छात्र की लेखन शक्ति की जो सर्वोत्तम विधि है, 9 नंबर में थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट होगा तो भी आप कहोगे कि सर हाँ सी हो सकता है। स्वानुभवानाम लेखनम, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जाएगा भैया सी हो जाएगा। सी हो जाएगा कि लेखन शक्ति की सर्वोत्तम विधि वो हो सकती है जो अपने अनुभव को लिखता है। यार श्रुतलेख को सुना हुआ अगर लिख दिया तो गलत है। सुंदर हस्तलेख बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि सुंदर, लेकिन सब कुछ ही अच्छा लेख नहीं होता है। कि बच्चे की अगर लेखन योग्यता का आप मूल्यांकन कर रहे हो तो उसके अनुभव को जानना, अरे इसके अनुभव की बात देखें, ये लिखता क्या है, इसकी योग्यता क्या है, इसकी सोच क्या है, थिंकिंग क्या है, पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्ड्स क्या है, आंसर हमारा सी जाएगा। ठीक है। पूर्वम उदाहरण पूर्वकम नियमानि शिक्षित्वा तदनु तेषाम अभ्यासः क्रियते। बहुत आसान है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपने बहुत पढ़ा है। पूर्वम उदाहरणम पूर्वकम नियमानि, हमसे कह रहा है कि भाई उदाहरण पूर्वक, पहले उदाहरण पूर्वक नियम को कोई सिखाता है। यहां पर ध्यान देना है कि ये नहीं है कि पहले उदाहरण बाद में नियम, ये कह रहा है पहले उदाहरण पूर्वक नियम को कोई सिखाता है और उसके बाद अभ्यास कराता है। अभ्यास क्रियते, इस पद्धति को हम क्या कहते हैं? इस पद्धति को हम क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा, जब अरस्तु की बात करते हैं तो हम कहते हैं रूल टू एग्जाम्पल जाता है, कोई चीज एग्जाम्पल टू रूल जाता है। हमसे करा उदाहरण पूर्वक कोई नियम को सिखाता है, बाद में अभ्यास कराता है। मतलब सिंपल सी बात, पहले नियम आ रहा है। अगर पहले नियम आ रहा है तो नियम के बाद अगर कोई उदाहरण देगा तो हम ये कहेंगे वो तो निगमन विधि होगी। आंसर हमारा सी लॉक हो जाएगा। और इसके जनक हैं दोस्तों कौन? अरस्तु हैं। निगमन विधि रटने पर आधारित है, निगमन विधि रटंत प्रणाली पर आधारित है, इसलिए आंसर सी लॉक हो जाएगा। क्रियाकलापेषु व्याकरण नियमः रुचिकरेण स्पष्टेन विधिना च प्रस्तोतव्यः एन। कह रहा है यहां पर कि क्रियाकलाप में व्याकरण को रुचि बनाने में कौन सी विधि जो है प्रस्तुत करनी चाहिए? बताइए क्यों करनी चाहिए, रीजन क्या है? छात्र आंतरिक संरचना जानी हूं, यानी छात्र की आंतरिक संरचना को जानने के लिए छात्र संरचना स्मरेयु, बिल्कुल गलत हो जाएगा तुरंत। छात्रा एतद व्याकरण ज्ञान आ रहा है। छात्रा स्वकार्येषु परीक्षण, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि क्रियाकलाप के माध्यम से अगर कोई भी दोस्तों व्याकरण को रुचि बनाने में जो विधि है उसको प्रस्तुत के लिए, क्योंकि हम छात्र की आंतरिक संरचना को जानना चाहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में देसी भाषा में समझिए कि 11 नंबर का आंसर ए लॉक हो जाएगा। 12 नंबर बहुत आसान है कि साहित्य अर्थस्य, साहित्य का अर्थ क्या होगा? साहित्य के अर्थ का मतलब क्या होगा कि एक ही स्तर होता है साहित्य का, त्रयः स्तरः,
3 स्तर होते हैं, द्वा स्तरः, 2 स्तर होते हैं, या फिर बहवः स्तरा, बहुत से स्तर होते हैं, तो आंसर तो डी हो जाएगा, क्योंकि साहित्य के अर्थ बहुत से स्तरों में विभाज्य होता है। भाषाया व्यवहारिकः पक्षः वासड़ शिक्षणस्य प्रोन्नति प्राप्तवन्तः। कह रहा है दोस्तों, यहां पर ध्यान देने वाली बात है क्या कि भाषा के व्यवहारिक पक्ष में कौन सी भाषा शिक्षक की प्रोन्नति प्राप्त होती है, बताइए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको जानना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वार्तालाप के माध्यम से, संरचना निर्माण के द्वारा, पारंपरिक विश्लेषण के द्वारा। बताइए, लॉक किया जाए। 13 नंबर का जो आंसर होगा वो वार्तालाप। बिल्कुल सही बात है, व्यवहार पक्ष को जानना है तो वार्तालाप होना जरूरी है। 14 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, जवाब देना है। चलो, भाषा कक्षायाम साहित्यिक पाठ्य सामग्री, यानी कह रहा है कि भाषा कक्षा में साहित्य पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं, बताइए क्या है? पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, अधिगम है ना, सीखने के लिए, पाठनाय पढ़ने के लिए, प्रयोग करना, बिल्कुल सही बात है। यानी भाषा कक्षा में साहित्य पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, यानी ऑप्शन ए, बी, सी और डी लॉक किया जाए। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस निगेटिव हटा दीजिए, दुर्बलता ना, उच्चारण के विकास के लिए। सिंपल सी बात है कि भाषा में जो नए शब्द हैं, नए शब्दों के विकास के लिए, नए शब्दों के भंडार के लिए इस कार्य को हम ऑप्शन नंबर ए में तब्दील करेंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 15 नंबर आपसे क्या कह रहा है? लॉक किया जाए। भाषा शिक्षकाय निम्नलिखितेषु कः विधि सर्वोत्कृष्टः अस्ति। यानी कह रहा भाषा शिक्षक के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सर्वोत्कृष्ट होती है, सबसे अच्छी विधि होती है? भाषण कालेन एव तेन छात्रः संशोधितव्यः। कह रहा भाषण काल के दौरान, जब बोल रहा है, भाषण काल का मतलब होता है जिस समय वो बोल रहा है, संशोधन करना चाहिए। बी कह रहा है कि संशोधनस्य कार्यः संपूर्ण कक्षायाः क्रियाकलाप रूपे कर्तव्यम येन छात्रः पुनः त्रुटिः न कुर्युः। ना कुर्युः गलत है यार, ना कुर्युः की बात कर रहा है। बताइए दोस्तों, सिंपल सी बात, गलत है। छात्राणाम त्रुटिनाम संशोधनम कदापि ना करणीयम, नहीं करना चाहिए, कतई नहीं। छात्रों की त्रुटियों को संशोधन कतई करो मत, यह गलत है। सिंपल सी बात। ए और डी में अगर आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो तो ऑप्शन नंबर डी सबसे बेस्ट हो जाएगा। क्यों बेस्ट हो जाएगा? बड़ा आंसर, पॉजिटिव आंसर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या है, अध्यापकस्य कर्तव्यम, अध्यापक का कर्तव्य है कि उसकी त्रुटि का विश्लेषण करें। त्रुटिनाम विश्लेषणम कुर्यात्, त्रुटि का विश्लेषण करें। तासाम प्रकारः जानियात्, यानी उसके प्रकार को जानना चाहिए। क्षेत्रम स्पष्टम, क्षेत्र को स्पष्ट करना चाहिए, याद रखिएगा। इसलिए यहां पर आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अधोलिखितेषु कासाम भाषणाम अध्ययनम समर्थयति। कह रहा है दोस्तों, एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कौन से अध्ययन का समर्थन कर रही है? निम्नलिखित में कौन से अध्ययन का समर्थन कर रही है? संस्कृत, हिंदी, आंग्ल भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा चा। बिल्कुल आंग्ल भाषा को यहां पर तुरंत काटेंगे। मातृभाषा हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या होगा? अरे भाई, यहां आंग्ल भाषा, यहां आंसर डी सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि मातृभाषा, गृह भाषा ये बेस्ट आंसर हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे को मातृभाषा के रूप में मदर लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा या गृह भाषा, या फिर जिसको कहा जाता है अपनी भाषा, जिसको एक भाषा में मातृभाषा ही कहा जाता है, इसलिए सबसे बेस्ट आंसर डी जाएगा। पठन क्रमे एक छात्रः कनिचिदि अनुबोधनानि गृहाति यतः अर्थबोधनम सुकरम एतत् किम कथ्यते। कह रहा है दोस्तों, यहां पर आपको जवाब देना है। पढ़ने के दौरान एक छात्र अनुबोधन कर रहा है, बताइए, ग्रहण कर रहा है, तो बताइए, लॉक करिएगा, जवाब दीजिएगा। क्यों? रीजन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कौन सा ऑप्शंस की तरफ जाएंगे? सी ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। यहां पर सिमेंटिक के साथ अर्थ संकेतानि के साथ चला जाएगा। अगले क्वेश्चन 18 नंबर देखिएगा। संज्ञा क्रिया विशेषणम क्रिया विशेषणानि च कथम वर्गीकृतानि।
18 नंबर देखिएगा, संज्ञा क्रिया और क्रिया विशेषण को कैसे अलग करते हैं, कौन सी विधि है, कौन सी विधि है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कॉन्टेंट वर्ड, फंक्शन वर्ड, पैसिव वैकेबुलरी, एक्टिव वैकेबुलरी। 18 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, विषय वस्तु के अंतर्गत इसको अलग करेंगे। रूप विषय क्या ज्ञानम वर्णनम समिति अभ्यासे तस्याः प्रयोगः किम कथ्यते। 19 नंबर की रूप विषय के ज्ञान का वर्णन, रूप विषय के ज्ञान का सीमित वर्णन क्या कहलाता है? जवाब दीजिएगा दोस्तों, बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन की तरफ अगर आप जा रहे हो, यानी यहां पर केवल आप डिक्लेयर कर रहे हो, केवल सीमित की बात करें, केवल आप डिक्लेयर कर रहे हो, प्रक्रिया नहीं कर रहे हो, भाषा नहीं कर रहे हो, व्याकरण अनुवाद प्रक्रिया यानी ग्रामर ट्रांसलेट प्रोसेस से नहीं गुजर रहे हो, लेकिन आप केवल जो है डिक्लेरेशन दे रहे हो, तो वहां पर आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट वन, प्रकृत भाषायाः संदर्भे पाठ सृजनम किम कथ्यते, यानी प्राकृत भाषा के संदर्भ में पाठ का सृजन क्या कहलाता है? क्या होगा आंसर? क्या होगा दोस्तों? आंसर आपको लॉक करना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कंट्रीब्ड टेक्स्ट की बात करेंगे, यहां पर क्या यह हो सकता है? साहित्यिक कृति ही, साहित्य की कृतियां, पाठ्य पुस्तक लेखक है, विकसिता पाठा, एंड लास्ट वन प्रामाणिक पाठा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत सुंदर, कि मौन वाचनस्य अभ्यासः भवितव्यः, यानी यहां पर कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है? कि मौन वाचन अभ्यास होना चाहिए, करना चाहिए। बताइए, ऑप्शन ए है यदा कदा, कभी कभी आप कर ले, है ना। अनियमित रूप से, अनियमित रूपेण का मतलब अनियमित रूप से, रात्रि समय, रात में, और नियमित रूपेण तो हम सिंपल सी बात करें कि संस्कृत को अगर आप कर रहे हैं तो हिंदी से जोड़ लीजिएगा, आसान हो जाएगी संस्कृत। आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? डी फॉर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नियमित रूप से आप मौन वाचन का अभ्यास करोगे तो चीजें आपके लिए आगे के लिए आसान हो जाएंगी, है ना। हमें क्या जरूरी है कि रात्रि के समय ही करें? कभी कभी करें, है ना। तो मुझे यहां पर पॉजिटिव आंसर पेडागोजी मांगती है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यदि आपको वाकई में शिक्षक और शिक्षिका बनना है तो चैनल को ईमानदारी से हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी सब्सक्राइब कर ले, ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। दूसरा है कि संस्कृत भाषा शिक्षणस्य यत् प्रथमम उद्देश्यम भवति। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, आप इसको हिंदी में कैसे बदल सकते हो? जैसे देखिएगा, यहां पर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि संस्कृत भाषा में शिक्षण का प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या है? सिंपल सी बात है, देखिएगा, संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रथम उद्देश्य क्या है? तो अर्थ अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो घबराने वाली बात क्या है? हमें यह देखना है कि कौन सा हिंदी के लिए सबसे बेस्ट आंसर हो सकता है। हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, हिंदी से जोड़ रहे हैं, कैसे आंसर हो जाएगा इसका? कि भाई ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये फिर से सही हो जाएगा। रीजन क्या है? अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि प्रयोग करवाना, अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि हम आप दूसरे से बातचीत करते हैं तो हम और आप अपनी अभिव्यक्ति को उजागर कर रहे हैं। तो संस्कृत भाषा में शिक्षण का प्रथम उद्देश्य क्या होता है? अभिव्यक्ति को जागृत करना होता है। आंसर हमारा डी लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बहुत आसान है, देखिएगा, संस्कृत भाषायाः शिक्षणम कथम भवेत्। सिंपल से कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहां पर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे कह रहा है कि संस्कृत भाषा का शिक्षण किस तरह करते हैं, किस तरह होना चाहिए। बहुत आसान है, संस्कृत भाषायाः शिक्षणम, तो संस्कृत भाषा का शिक्षण किस तरीके से होना चाहिए, क्या कैसे आप करें, बताइए। यहां पर देखिएगा, एक संश्लेषण से विश्लेषण की बात करी गई है, एक सरल से कठिन की बात करी गई है, और एक सी ऑप्शन में कठिन से सरल और सूक्ष्म से स्थूल की बात। अब दिमाग लगाओ कि कौन सा आंसर सही होगा। अब आप कहोगे कि संस्कृत ही हो, क्या क्यों ना, या कोई अन्य विषय ही हो, इवन यहां पर कोई इंग्लिश भी क्यों ना हो। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी ही जाएगा, बी फॉर ब्रिलियंट। क्यों जाएगा? क्योंकि हर चीज को आप सरल से कठिन की तरफ ले जाते हो ना, तो सरल से कठिन की तरफ मतलब ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर, शिक्षणम इति पदस्य यह अर्थ अस्ति। अब हिंदी से जोड़ो इसको, कैसे आप एग्जाम हॉल में कर सकते हो या कर सकती हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, लॉक किया जाए। बहुत आसान प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। कह रहा है दोस्तों कि शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षण का अर्थ है क्या? दिमाग लगाओ, शिक्षण का अर्थ क्या है? लालनम, प्रेरणम, बोधनम, ज्ञानस्य संक्रमणम। अगर हम देखें दोस्तों, क्या लालन करना, प्रेरणा देना, बोधन का मतलब होता है ज्ञान को प्राप्त करना। क्या शिक्षण जो है बोध ही कराता है?
शिक्षण जो है प्रेरण से ही मतलब रखता है, लालनम से ही मतलब रखता है, लेकिन मैं कह सकता हूं दोस्तों, सबसे बेस्ट आंसर पेडागोजी मांगती है कि ज्ञानस्य संक्रमणम, है ना, ये ज्ञान को प्राप्त कराती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ चला जाएगा। ठीक है ना, चलिए हाँ जी 5 नंबर देखिएगा, कक्षा अभिनय ऋतौ या प्रक्रिया भवति सा वर्तते। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको जवाब देना है क्या आंसर हो सकता है। कक्षा अभिनय रीति का क्या फायदा है, कक्षा अभिनय रीति का क्या फायदा है। जो कक्षा अभिनय नहीं होते हैं, कक्षा में अभिनय करना, नाटक और पात्र आपने देखे होंगे, तो उसमें जो अभिनय किया जाता है उसका मतलब क्या होता है, उससे उससे जो है लाभ क्या है। जैसे आपने मॉनिटर को देखा तो मॉनिटर बन गया, या हमने किसी भी क्लासरूम में किसी को नाटक दे दिया कि हाँ आज तुम ये पात्र का अभिनय करोगे, उससे क्या फायदा है। बालकः नाटक पात्राणाम अभिनय कुर्वन्ति, बालक नाटक जो है नाटक के माध्यम से अभिनय करते हैं। शिक्षकः कथायाम पत्रानुसारम व्याख्याम करोति, शिक्षक कथा के पात्र के अनुसार व्याख्या करें। प्रेक्षागृहे नाटकस्य प्रस्तुतिम ददति छात्रः, प्रेक्षागृह में नाटक प्रस्तुत किया जाए एक छात्रा के द्वारा। एसु एका ना वर्तते, इनमें से कोई नहीं। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सबसे बेस्ट पेडागोजी, बड़ा आंसर, सबसे पॉजिटिव आंसर कि शिक्षा या कथा अनुसार, यानी शिक्षक जो है शिक्षक कथा के अनुसार क्या करे, व्याख्या करे, पात्रों का व्याख्या करे। शिक्षक जो है कथा के अनुसार पात्र के अनुसार जो है कथा का व्याख्या करे और कथा का विवरण करे एक कक्षा में जहां पर बच्चे बैठे हुए हैं। आंसर हमारा बी चला जाएगा। बड़ा सुंदर सा प्रश्न है 6 नंबर, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा बताइएगा। बताइए दोस्तों क्या आंसर हो सकता है। हाँ जी चलो, आपसे ये कह रहा है कि भाषण कौशल मूल्यांकनार्थम अनिवार्यम, कह रहा है दोस्तों भाषा कौशल में मूल्यांकन अनिवार्य है। मूल्यांकन अनिवार्य है, सिंपल सी बात है। संभाषणम, निरंतरम श्रवणम, संवाद लेखनम, भावानुगणम, पाठ्यवस्तुनः विश्लेषणम। क्या पाठ्यवस्तु को ले सकते हैं, संवाद लेखनम हो सकता है, निरंतरम श्रवणम हो सकता है। क्या निरंतर श्रवण से हम चीजों को मूल्यांकित एवोल्यूशन कर सकते हैं क्या, एवोल्यूट कर सकते हैं क्या, नहीं। हाँ संभाषणम हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इससे बेस्ट आंसर है नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए 7 नंबर गृह कार्य से लेते हैं। क्वेश्चन है कि गृह कार्य से मुख्य उद्देश्य अस्ति, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, लॉक किया जाए। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है छात्राः गृहे नवीन पाठान पठितुम रुचिम प्रदर्शयेयुः, और ऑप्शन बी कह रहा है अभिभावक। अब ध्यान दीजिएगा, क्या यहां पर ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। मान लो आपको संस्कृत नहीं आ रही है और आप अगर पॉजिटिव आंसर की तरफ जाना चाहते हैं तो कहां से आप लॉक करेंगे, बताइए कहां से आप लॉक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का आंसर आपको लॉक करना है। अच्छा अभ्यास खुद बच्चा करेगा, है ना, खुद बच्चा करेगा, तो क्या आप लॉक करेंगे, तो हम कहेंगे पाठित पठान अधिकृत्य अभ्यासः कुर्युः। इससे बेस्ट आंसर नहीं होगा। याद रखिए दोस्तों, यहां पर अभिभावक लोगों को, प्रधानाचार्य को कतई नहीं जोड़ना है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर दोस्तों बताइए। अच्छा अभिनय के पात्र कितने होते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, पेडागोजी का है कि संस्कृत में अभिनय के जो पात्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। 3 होती है, 5 होती है, 4 होती है, 7 होती है। संस्कृत शिक्षण से प्राचीनतम विधि, यानी संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कहता है दोस्तों पारायण विधि, पाठशाला विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि। आंसर हमारा चला जाएगा पाठशाला विधि। क्यों चला जाएगा, इसका रीजन मैं बताता हूं। पाठशाला विधि इसलिए चला जाएगा क्योंकि आपने प्राचीन काल में देखा होगा गुरुकुल में जाने वाले बच्चे पाठशाला के माध्यम से ही सीखते थे, तो उसको पाठशाला विधि नाम दिया गया। तो संस्कृत प्राचीन शिक्षण की विधि जो है वो पाठशाला विधि के अंतर्गत ही आती है। बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, बच्चों का एक अपना यूनिक कोड होता था, बच्चे हमेशा एक जैसे ही दिखते थे, है ना, और बच्चे एक जैसे कर्तव्य करते थे। गुरु के समीप में पढ़ने वाले
जो बच्चे गुरुकुल कहलाते थे। आंसर हमारा बी जाएगा। नेक्स्ट, चारुदत्तः कस्याः कृतेः नायकः वर्तते। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से एक पेडागोजी से बिल्कुल कॉन्सेप्ट से अलग है, लेकिन पेडागोजी के समीपस्थ क्षेत्र से ये क्वेश्चन है। चारुदत्तः कस्याः कृतेः नायकः वर्तते, मतलब मैं आपको बताता हूं कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यानी कि उस क्वेश्चन का मतलब क्या है। चारुदत्त किसके लिए नायक है? चारुदत्त किसके लिए नायक है? चारुदत्त आपने नाम भी नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बताता हूं। मृच्छकटिकम आप जानते हो? मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? मृच्छकटिकम जो है शूद्रक से संबंधित एक रचना है। शूद्रक की एक रचना, एकमात्र रचना है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम में 10 अंक होने के कारण यह प्रकरण बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हुआ, जिसमें मृच्छकटिकम जो है क्या है? मृच्छकटिकम एक कृति है जिसमें नायक, याद कर लीजिएगा, एक नायक भी है और एक नायिका भी है। नायक दोस्तों कौन है? नायक कौन है? नायक है दोस्तों चारुदत्त, और नायिका है कौन? नायिका है बसंत सेना। ठीक है ना, पात्र नहीं होते हैं, इसीलिए मृच्छकटिकम यहां पर चारुदत्त से रिलेट कर जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत भाषा शिक्षणाय सर्वोत्तम विधि। हमसे कह रहा कि संस्कृत भाषा शिक्षण की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, ये आपको जवाब देना है। संस्कृत शिक्षण की यहां पर आपको बताना है। हाँ जी, संस्कृत शिक्षण की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। ठीक है, चलो बताइए दोस्तों, आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? निर्वाद विधि। बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, संस्कृत भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो मैं कहता हूं निर्वाद विधि। निर्वाद विधि को कहा जाता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है जो आप आंखों के सामने देखकर सीखते हो। जैसे अगर कहा जाए कि एक पौधा है, तो पौधे का चित्र आपने दिखा दिया हाथ में लेकर, छोटा सा पौधा। आपने कहा आप मूंगफली के बारे में पढ़ा रहे हो, तो आपने हाथ में उठाकर मूंगफली दिखा दी। प्रत्यक्ष विधि से ज्ञान क्या होता है? ज्यादा समय तक स्थायी होता है। तो निर्वाद विधि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला, अनुवाद विधि इति नामनः कः विधि। यानी यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या है दोस्तों? लॉक किया जाए। अनुवाद विधि इस नाम से कौन सी विधि है, यानी अनुवाद विधि को कौन से नाम से जानते हैं, अनुवाद विधि को और क्या नाम से जानते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, संस्कृत भाषा का शिक्षण करते समय विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से एक अनुवाद विधि भी है। अनुवाद विधि को कहा जाता है यहाँ पर भंडारकर विधि कहा जाता है। और भंडारकर विधि कैसे नाम पड़ा, मैं आपको बता देता हूं कि इस विधि का प्रतिपादन ही भंडारकर महोदय ने किया था। इनका नाम था रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। याद रखिएगा, व्याकरण विधि को ही भंडारकर विधि कहा जाता है। इनका नाम था रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, इसलिए बाद में यह भंडारकर विधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। 12 नंबर देखिएगा, कस्याम पद्धतः शिक्षणम सर्वमौखिक मासीत। यानी यहां पर 12 नंबर आपसे कह रहा है, क्या है कि किस शिक्षण पद्धति में संपूर्ण शिक्षण मौखिक होता है। बताइए कौन सी ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें संपूर्ण जो है पद्धति होती है, संपूर्ण शिक्षण होता है, वो मौखिक होता है। परंपरागत पद्धति में, भंडारकर पद्धति में, पाठ्य पुस्तक पद्धति में, या निर्वाद पद्धति में? आंसर हमारा क्या चला जाएगा? परंपरागत पद्धति में होता है। आंसर ए चला जाएगा। संस्कृत प्राचीन भाषा में अगर देखा जाए तो इसमें से परंपरागत पद्धति एक है जो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रचलित है। मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होता है, इसमें जो है भारत में गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही थी। गुरुकुल में आपने देखा, जैसा हमने अभी आगे बताया, कि गुरुकुल में पाठशाला के दौरान उन पद्धतियों को परंपरागत रूप से माना जाता रहा। तो परंपरागत यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन गलत होंगे आज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। भाषायाम व्याकरण शिक्षणस्य कस्य समीकरणस्य सहायकम भवति। यानी 13 नंबर आपसे कह रहा है कि भाषा के व्याकरण शिक्षण में कौन सा समीकरण सहायक है। भाषा के व्याकरण शिक्षण में कौन सा समीकरण सहायक है, आपको लॉक करना है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लॉक किया जाए। चलिए बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल बताएंगे। 12 नंबर का आंसर, 13 नंबर का आंसर आपको बताना है, तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा शुद्धतः एक्यूरेसी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एक्यूरेसी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर देखिए, व्याकरण अध्ययनस्य विधि अस्ति। यानी आपको लॉक करना है,
आपको लॉक करना है मित्र कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि व्याकरण अध्ययन की जो विधि है वो कहलाती है, व्याकरण अध्ययन की जो विधि है वो कहलाती है, आपको लॉक करना है। तो उसको कहा जाता है आगमन विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी ऑप्शन हो जाएगा, आगमन विधि हम लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि शिक्षणे सौलभ्य संपादनम इति कस्याः पद्धते उद्देश्यम अस्ति। यहां पर आपको लॉक करना है। 15 नंबर का आंसर क्या होगा? लॉक कीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको लॉक करना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कह रहा शिक्षण में सुलभता का संपादन यह किस पद्धति का उद्देश्य है? शिक्षण में सुलभता का, भाई शिक्षणे सौलभ्य संपादनम, शिक्षण में सुलभता का संपादन किस पद्धति का उद्देश्य है? तो हम कहेंगे पाठ्य पुस्तक। भाई शिक्षण में अगर सौम्यता अगर आ जाए, शिक्षण में सुलभता आ जाए तो वो सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक, क्योंकि पाठ्य पुस्तक उठाई और आसानी से पढ़ा दी है। इस विधि में पाठ्य सामग्री संकलित मिल जाती है। इस विधि में बालक रुचि से पढ़ता भी है, बालक घर में पाठ को दोहराते हुए अपनी किताब के सहारे पढ़ता भी ही है ना। आपने भी किया है, हमने भी किया है, और गृह कार्य करने में उसको आसानी भी होती है। इसलिए शिक्षण में सुलभता का संपादन केवल पाठ्य पुस्तक में निहित है, इसलिए आंसर हमारा जाएगा सी के साथ। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।